स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 77। 2 सप्ताह उत्तर की ओर स्कॉलरली सीट। द स्कॉलरली सीट की ओर जाने वाला रास्ता 4 अलग अलग परिदृश्यों से होकर गुजरता था। पहला परिदृश्य वसंत के निचले मैदानी इलाके। यह वो कृषि क्षेत्र था जो राजधानी का पेट भरता था, समतल और विस्तृत आसमान वाला ऐसा इलाका जो आपको ये याद दिलाता था कि दुनिया कितनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ क्षितिज में बाधा डालने के लिए कुछ भी नहीं था। हम 5वें और 6ठे दिन यहाँ से गुजरे और यह समतलता अप्रत्याशित रूप से सुखद थी, ठीक उसी तरह जैसे जटिल चीजों के बाद कभी कभी सरल चीजें सुखद लगती हैं। दूसरा परिदृश्य नदी घाटी। मेरेन की एक सहायक नदी के किनारे 3 दिनों की घुड़सवारी, जिसके बारे में मैंने चुपके से गौर किया कि इसका नाम मेरेन एशविल से मिलता जुलता था, और मैंने इस पर बात न करने का फैसला किया क्योंकि कुछ इत्तेफाकों को खामोशी से अपने पास रखना ही बेहतर होता है। घाटी एक खास गहरे हरे रंग में डूबी हुई थी, जैसा कि उन जगहों पर होता है जो साल के अधिकांश समय गीली रहती हैं। पुराने विलो के पेड़ बहती धारा में लटके हुए थे और बहते पानी की विशिष्ट आवाज जैसे अस्तित्व की ही पृष्ठभूमि की आवाज बन गई थी। केल ने घाटी में बड़े पैमाने पर लिखा, संग्रह आर्काइव के बारे में नहीं, संधि के ढांचे ट्रीटी फ्रेमवर्क के बारे में भी नहीं। मैं लिखने की गति से यह समझ सकती थी, बहुत खोया हुआ, बहुत निरंतर। जब वो औपचारिक दस्तावेजों पर काम करता था तो वो सोच समझकर रुकता था, समीक्षा करता था, दोबारा जांच करता था। लेकिन जब वो लिख रहा था जो वो वास्तव में सोच रहा था, तो उसका हाथ उसी तरह चलता था जैसे मेरी डायरी में मेरा हाथ चलता था, विचारों को गढ़ने के बजाय बस विचारों की गति के साथ तालमेल बिठाते हुए। मैंने नहीं पूछा कि उसने क्या लिखा, उसने भी खुद से नहीं बताया, लेकिन घाटी में 2 बार उसने शाम की आग के पास मुझे कुछ पढ़कर सुनाया, और दोनों ही बार वह नदी किनारे की पुरानी बस्तियों की वास्तुकला के बारे में था, जिस तरह से उन्होंने नदी के खिलाफ जाने के बजाय नदी के साथ मिलकर निर्माण किया था। ऐसी नींव जो समय समय पर पानी में डूबने और फिर भी सुरक्षित बाहर निकलने के लिए डिजाइन की गई थी। विरोध के बजाय सामंजस्य की एक संरचनात्मक फिलॉसफी। वे स्थायित्व के बारे में कुछ समझते थे। घाटी में दूसरी शाम को उसने कहा, ये कि स्थायी चीज वो नहीं है जो कभी नहीं बदलती, बल्कि वह है जो बदलावों के बीच जीवित रहना जानती है, जिसे बदलाव के लिए ही बनाया गया था। द रिकॉर्ड में इस पर एक खंड है, मैंने कहा। अप्रत्यक्ष रूप से जो संस्थाएं बची रही बनाम जो नहीं बच सकी, बचने वाली संस्थाएं सबसे कठोर नहीं थी। गिल्ड लगभग खत्म होने की कगार पर था, उसने कहा, क्योंकि उसने खुद को बदलने की क्षमता खो दी थी। सेराफिन इसे एक ऐसी चीज के रूप में दोबारा बना रही है जो बदल सके। हाँ, और साम्राज्य, वह रुका। संधि का ढांचा 70 वर्षों में पहला औपचारिक संरचनात्मक बदलाव है। साम्राज्य एक विशिष्ट संदर्भ के लिए बनाया गया था। वो संदर्भ अब अलग है। तुम साम्राज्य को लेकर चिंतित हो, मैंने कहा। यह उसकी घबराहट पर कोई टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उस चीज की स्वीकारोक्ति थी जिसे वह सक्रिय रूप से सोच रहा था। मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, उसने कहा। क्या ये ढांचा आने वाले कल के लिए सही है? क्या सामंजस्य ही? वह रुका। क्या मैं नदी के साथ मिलकर निर्माण कर रहा हूं या इसके खिलाफ? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि संधि का ढांचा नदी के साथ निर्माण करना ही है, उसने कहा। पहली बार एक ठहराव। मुझे लगता है कि कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं बदला है, लेकिन बदला जाना चाहिए। और उसने नदी की ओर देखा। मैं एक सूची बना रहा हूं, इसे नोटबुक में जोड़ लो, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। यह नोटबुक अन्य चीजों के लिए है, उसने कहा। मुझे पता है, मैंने कहा। फिर भी इसे जोड़ लो। जिन लोगों ने महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण किया, उनकी नोटबुक्स में विचारों के साथ साथ हमेशा सूचियां भी होती हैं। सूचियां विचारों का ही हिस्सा होती हैं। वे दिखाती हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में किस चीज पर ध्यान दे रहा था। वो कुछ पल के लिए शांत रहा। तुम्हें मेरी नोटबुक्स चाहिए, उसने कहा। अंततः द रिकॉर्ड के लिए, विशेष रूप से तुम्हारी नोटबुक्स, मैंने कहा। हाँ, हाशिए पर लिखा हर नोट, हर सूची, नदी किनारे अलाव के पास लिखी हर वह बात जो विद्वत्ता नहीं है। द रिकॉर्ड को अर्थखंड की आवश्यकता है, और अर्थखंड को तुम्हारी आवाज की जरूरत है, और तुम्हारी आवाज इन नोटबुक्स में है। तुम मेरी सूची बना रही हो, उसने कहा। मैं तुम्हें सुरक्षित रख रही हूं, मैंने कहा। दोनों में अंतर है। नदी हमारे पास से बह रही थी। उसने काफी देर तक उसे देखा। फिर उसने अपनी नोटबुक खोली और एक सूची जोड़ दी। तीसरा परिदृश्य उच्च भूमि, हाईलैंड्स, 4 दिनों की चढ़ाई।
रास्ता घुमावदार मोड़ों से होकर गुजरता था जो निचले मैदानों की तुलना में कहीं अधिक प्राचीन महसूस होते थे। एक ऐसा परिदृश्य जहां चट्टानें मिट्टी को चीरकर बाहर निकली हुई थीं, जैसे याद दिला रही हो कि नीचे क्या छुपा है। प्राचीन भूविज्ञान, चीजों की हड्डियां। केल यहां और शांत हो गया। अलग थलग नहीं, बस अधिक अंतर्मुखी। वो स्वभाव से ही एक अंतर्मुखी व्यक्ति था और ऐसा लगता था कि उच्च भूमि उसके भीतर की किसी चीज को रास आ रही थी। वे खुली चट्टानें, वे दूर तक फैले नज़ारे और उच्च भूमि के सन्नाटे की वो विशिष्ट गुणवत्ता जो आवाज की अनुपस्थिति नहीं बल्कि हवा की उपस्थिति थी। उच्च भूमि के दूसरे दिन हम एक पहाड़ी कगार रिज पर रुके, जहां से पीछे दक्षिण का नजारा दिखाई दे रहा था, घाटी, निचले मैदान और सुदूर क्षितिज पर राजधानी की धुंधली सी झलक। वो काफी देर तक उस कगार पर खड़ा रहा। मैं उसके बगल में खड़ी हो गई। तुम देख सकती हो कि हम कितनी दूर आ चुके हैं, उसने कहा। हाँ, मैंने कभी। वो रुका। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस इलाके के नक्शे देखे हैं। मैं भूगोल जानता हूँ, लेकिन इसे देखना, यह अलग है, मैंने कहा। काफी हद तक नक्शों की यही बात होती है, मैंने कहा। वे सटीक होते हैं लेकिन वे सच नहीं होते। सच को जानने के लिए उसमें होना पड़ता है। उसने एक और पल के लिए उस नज़ारे को देखा। रेन, उसने कहा। हाँ, जब हम राजधानी लौटेंगे। वो अभी भी दक्षिण की ओर देख रहा था। मैं कुछ बदलना चाहता हूँ क्या? तुम्हारा पद। वो रुका। भूमिका नहीं, भूमिका सही है। पदवी भी सही है। काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए। एक ठहराव। स्थान। तुम्हारा कक्ष, चेम्बर। मैंने उसकी तरफ देखा। वो एक नौकर का कमरा है, उसने कहा। तुम लगभग 1 साल से नौकर के कमरे में रह रही हो क्योंकि जब तुम यहाँ आए थी तब तुम वही थी, और तब से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये ठीक है, मैंने कहा। वो नौकर का ही कमरा है, उसने फिर कहा। छोटा, पत्थरों का, कोई ऐसी खिड़की नहीं जो एक दीवार के सिवा कहीं और खुलती हो। उसने आखिरकार मेरी तरफ देखा। तुम एक ऐसे कमरे से बेहतर की हकदार हो जो ये कहता हो कि तुम एक नौकर हो। तुम नौकर नहीं हो, मुझे पता है कि मैं क्या हूं, मैंने कहा। तो फिर ऐसा कमरा लो जो इसे दर्शाता हो। एक ठहराव। पूर्वी विंग में ऐसे कक्ष हैं जिनका रुख बगीचे की तरफ है। बेहतर रोशनी, अधिक जगह। वो एक बार फिर रुका। वॉर रूम, युद्ध कक्ष के करीब। वॉर रूम के करीब, मैंने कहा। व्यवहारिक कारणों से, उसने कहा। तुम देर तक काम करती हो। दूरी, केल। हाँ, तुम्हें इसे किसी बहाने में लपेटने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। एक पल की खामोशी। नहीं, उसने कहा। मुझे जरूरत नहीं है। उसने वापस नज़ारे की ओर देखा। क्या तुम वो कमरा लोगी? हाँ, मैंने कहा। धन्यवाद। अच्छा है। उसने यह बात उसी संयम के साथ कही जैसे किसी ने कोई महत्वपूर्ण बात कही हो और वो उस पर और अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता हो। पूर्वी विंग से सुबह का नज़ारा दक्षिण की ओर होता है। तुम बगीचे को देख पाओगी। ये सुनने में, मैं रुकी। ये सुनने में घर जैसा लगता है। उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन क्षितिज पर राजधानी की धुंधली सी झलक के साथ उच्च भूमि की उस पहाड़ी कगार पर मेरे बगल में खड़े होने के दौरान उसकी खामोशी की जो खूबी थी, वो वर्तमान की खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो कहती थी कि इसके अलावा कहीं और होने की जरूरत नहीं है। उतना ही काफी था। चौथा परिदृश्य। स्कॉलली सीट का क्षेत्र। इस संस्थान का निर्माण कई सदियों पहले 2 उच्च भूमि कगारों के बीच एक घाटी में किया गया था, जानबूझकर दूरदराज के इलाके में, क्योंकि संस्थापकों का मानना था कि विद्वत्ता को राजनीतिक केंद्रों के दबावों से दूरी की आवश्यकता होती है। घाटी हरी भरी और शांत थी, और इसमें एक ऐसी जगह की विशिष्ट सुव्यवस्थित गुणवत्ता थी जिसकी लंबे समय से सावधानीपूर्वक देखभाल की जा रही हो। 4वें दिन हमने आखिरी कगार को पार किया और इसे नीचे देखा। कोई एक इमारत नहीं, बल्कि एक पूरा परिसर, कैंपस। प्राचीनता के विभिन्न दौरों को दर्शाती पत्थरों की संरचनाओं का एक संग्रह, जो ढके हुए रास्तों और खुले बगीचों से जुड़े हुए थे, और एक ऐसी जगह के विशिष्ट सुव्यवस्थित परिदृश्य से घिरे थे जहां ज्ञानार्जन ही मुख्य गतिविधि थी। पुस्तकालय, कार्यकक्ष, बड़े हॉल जिनमें सार्वजनिक संग्रह रखे गए थे, और उनके बीच छोटी इमारतें जो स्पष्ट रूप से आवास थीं, ऐसे विद्वान जो अब केवल आगंतुक नहीं रह गए थे बल्कि स्थायी निवासी बन चुके थे। यह मेरी उम्मीद से कहीं बड़ा है, किल ने कहा। ये यहाँ 400 सालों से है, मैंने कहा। जो चीजें 400 सालों से एक ही काम कर रही होती हैं, वे समय के साथ समृद्ध होती जाती हैं। अभिलेखागारों की तरह, उसने कहा। अभिलेखागारों की तरह, मैं सहमत हुई। वो कैंपस को उसी भाव से देख रहा था जिसे मैंने पूर्ण तल्लीनता के रूप में दर्ज किया था, ठीक वही रूप जो यात्रा के पहले दिन स्कॉलली सीट का कैटलॉग पढ़ते समय उसका था।
किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा जो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहा हो जिसे वो बहुत लंबे समय से चाहता था। मैंने उसे देखने दिया। हमें नीचे चलना चाहिए, दावन ने सम्मानजनक दूरी से कहा। हाँ, केल ने कहा। वो एक और पल के लिए नहीं हिला, बस देखता रहा। फिर, हाँ, हमें चलना चाहिए। अध्याय 78। द स्कॉलर्स। विद्वान स्कॉलरली सीट की डायरेक्टर और वास्ते चेन नाम की एक महिला थी। उनकी उम्र 71 वर्ष थी। वे पिछले 50 सालों से इस संस्थान में थी और 22 वर्षों से इसकी डायरेक्टर थी। उनके भीतर उस व्यक्ति की विशिष्ट खूबी थी जिसने आधी सदी मानव ज्ञान के संपूर्ण विस्तार के बेहद करीब बिताई हो, और वह उससे विनम्र होकर नहीं, बल्कि कैलिब्रेटेड, पूरी तरह संतुलित और सटीक होकर निकला हो। वे असाधारण सटीकता के साथ यह जानती थी कि वे क्या जानती हैं और क्या नहीं, और दोनों के बीच की सीमा रेखा क्या है। उन्होंने मुख्य प्रांगण में 4 वरिष्ठ विद्वानों और उस सुव्यवस्थित कार्यकुशलता के साथ हमारा स्वागत किया जो ये दर्शाती थी कि वे पत्र मिलने के बाद से ही इस यात्रा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने केल की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। तुम मेरी उम्मीद से छोटी हो, उन्होंने मुझसे कहा। मुझसे अक्सर ऐसा कहा जाता है, मैंने कहा। पत्र में द रिकॉर्ड और उसकी कार्यप्रणाली का विवरण था, इसलिए मुझे उम्मीद थी। वे रुकी। इस उपक्रम के दायरे को देखते हुए किसी अधिक उम्र के व्यक्ति की इसका दायरा बढ़ता गया। मैंने कहा, शुरुआत तो एक जर्नल डायरी के रूप में हुई थी। सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड्स की शुरुआत ऐसे ही होती है, उन्होंने कहा। खारिज करने वाले अंदाज में नहीं, बल्कि वास्तव में सराहना करते हुए। पहले से सोच समझकर लिखा गया व्यापक इतिहास आमतौर पर सबसे कम सटीक होता है। जो किसी और चीज के रूप में शुरू होता है और वही बन जाता है जिसकी उसे जरूरत होती है, वही जीवित रहता है। वे पूरी सहजता और सीधे ध्यान के साथ केल की ओर मुड़ी, जैसे वे उन लोगों में से हों जिन्हें सम्राट विशेष रूप से भयभीत नहीं करते। महाराज, साम्राज्य पूर्व प्री इंपेरियल की वास्तुकला का संग्रह आपके उपयोग के लिए उपलब्ध है। मैं समझती हूँ कि आपकी विशेष रुचि द्वितीय युग सेकंड ईरा के संरचनात्मक दर्शन में है। अन्य कालखंडों के अलावा उसमें भी है, उसने कहा। अच्छा है, हमारे पास ऐसी सामग्रियां हैं जिनकी पिछले 60 वर्षों से ठीक से जांच नहीं की गई है, क्योंकि जिसने भी उनकी जांच की उसके पास ये समझने का संदर्भ ढांचा, कंटेक्सचुअल फ्रेमवर्क ही नहीं था कि वे वास्तव में देख क्या रहे हैं। वे रुकी। शायद आप इस संस्थान में आने वाले पहले व्यक्ति हैं जिनके पास शाही अभिलेखागार इंपीरियल आर्काइव तक पहुंच, गिल्ड के समानांतर रिकॉर्ड्स, एक रेजोनेंस क्लास स्ट्रक्चरल रीडर, और जो कुछ भी आपकी यह विश्लेषक है उसका यह अनूठा संयोजन है। उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा, जिससे मुझे लगता है कि यह अद्वितीय है। वो एक ऐसी दहलीज है जो सोच सकती है, केल ने कहा, पूरी तरह से शांत और संयत होकर। और वास्ते चेन ने एक पल के लिए केल की ओर देखा, फिर उन्होंने मुझे देखा। हाँ, उन्होंने कहा, यही वो बात है जिसे मैं व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी। वे वापस केल की ओर मुड़ी। संग्रह इस रास्ते पर है। साम्राज्य पूर्व का वास्तुकला संग्रह परिसर की सबसे पुरानी इमारत में रखा गया था। 3 फीट मोटी पत्थर की दीवारें, वैसी दीवारें जो किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए बनाए जाने के कारण ही बची रही थी। ये संग्रह अपने आप में सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से सुरक्षित था, और इसे देखते ही साफ पता चलता था कि यह उन लोगों द्वारा 400 वर्षों में जुटाया गया था जो जानते थे कि वे क्या तलाश रहे हैं। केल ने उसमें कदम रखा और स्थिर हो गया। सोचने वाली स्थिरता नहीं, प्रबंधन करने वाली स्थिरता भी नहीं, वह पूर्ण तल्लीनता वाली स्थिरता, जिसका मतलब था कि किसी चीज ने उसे पूरी तरह से छू लिया है। वास्तुकला संग्रह के लिए नियुक्त किए गए युवा वरिष्ठ विद्वान टेवरिस नाम का एक युवक, जिसके भीतर उस व्यक्ति की ऊर्जा थी जो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा हो जिससे वह अपने इस खास जुनून के बारे में बात कर सके। उसने केल को देखा, उसके हाव भाव देखे और मुझसे दबी आवाज में कहा, क्या वे ठीक है? वे बिल्कुल बेहतरीन स्थिति में है, मैंने कहा। उन्हें एक पल का समय दीजिए। केल पहले कमरे में धीरे धीरे आगे बढ़ा, विश्लेषण करते हुए नहीं, बस उन सामग्रियों के साथ वहां उपस्थित रहते हुए। सावधानी से बनाए गए अभिलेखीय मामलों आर्काइवल केसेस में रखे इमारतों के टुकड़े, चित्र, जिनमें से कुछ मूल थे और कुछ उन मूल चित्रों की प्रतियां थे जो अब अस्तित्व में नहीं थे, लिखित वृतांत, निर्माण की डायरिया और उन लोगों के इरादों के रिकॉर्ड जिन्होंने ऐसी चीजें बनाई थी जो टिक सकी। वो तीसरे केस में रखे एक टुकड़े के पास रुका। मैं उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। वो नक्काशीदार पत्थर का एक हिस्सा था, बड़ा नहीं, शायद 2 फीट गुना 3 फीट का, लेकिन उसकी नक्काशी असाधारण थी। सजावटी नहीं, बल्कि संरचनात्मक कोडिंग, स्ट्रक्चरल एनकोडिंग। ठीक वही भाषा जो निचले स्तर की दीवारों की नक्काशियों में थी, लेकिन भौतिक रूप में।
वास्तविक पत्थर पर उकेरी गई, जो कभी किसी वास्तविक इमारत का हिस्सा रहा था। द्वितीय युग हमारे पीछे से, टेवरिस ने कहा। हमारा ऐसा मानना है। कार्बन डेटिंग इसे सही कालखंड में रखती है, लेकिन नक्काशी की शैली असामान्य है। संग्रह में कुछ भी इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। यह आर्किटेक्ट से प्रभावित है, मैंने कहा। टेवरिस बिल्कुल सुन्न रह गया। द्वितीय युग के वे निर्माता जिन्होंने मूल संपर्क बिंदुओं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के सबसे करीब काम किया, उन्होंने अपने भौतिक निर्माण में इस संरचनात्मक कोडिंग को बनाए रखा, मैंने कहा। सचेत रूप से नहीं, बल्कि सहज वृत्ति से। उस कालखंड में परिदृश्य में आर्किटेक्ट की उपस्थिति इतनी मजबूत थी कि वह लोगों द्वारा बनाई गई चीजों में व्यक्त हो गई, भले ही वे यह न समझते हों कि वे क्या व्यक्त कर रहे हैं। ये तो टेवरिस ने शुरू किया, रुका, फिर शुरू किया। यह उन आनुपातिक विसंगतियों प्रोपोर्शनल एनोमलीज को स्पष्ट कर देगा। हम 60 सालों से उन आनुपातिक विसंगतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनुपात विसंगतियां नहीं है, केल ने उस टुकड़े से नजरें हटाए बिना कहा। ये सही है। ये आपके पूरे संग्रह में एकमात्र पूरी तरह से सही अनुपात है। बाकी सब कुछ बस एक अनुमान है। वास्तविक विशिष्टता स्पेसिफिकेशन यही है। टेवरिस ने केल को उस व्यक्ति के भाव से देखा जिसके जीवन भर के काम को अभी अभी एक स्पष्ट आधार मिल गया हो। वह रुका। आप कितने समय से इस बारे में सोच रहे हैं? हाशिए के नोटों में 3 महीने, मैंने कहा। और पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा गंभीरता से। मेरे पास नोट्स हैं, केल ने कहा। और उसने अपनी नोटबुक निकाल ली। उस नोटबुक को देखते हुए टेवरिस के चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे वह आने वाली कई रातें लगातार जागने वाला हो। अध्याय 79 व्हाट द कलेक्शन होल्ड्स। संग्रह में क्या है? हम वहां 1 सप्ताह रुके। हमें 5 दिन रुकना था, लेकिन यह 1 सप्ताह में बदल गया क्योंकि तीसरे दिन ओरवास्ते चेन ने हमें एक ऐसा कमरा दिखाया जिसके बारे में हमें पहले नहीं बताया गया था। एक पिछला कमरा जो अज्ञात मूल के किसी पुराने सिस्टम द्वारा तापमान नियंत्रित था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया कि वे कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। इस कमरे में ऐसी सामग्रियां थीं जिन्हें वे 200 वर्षों से चुपचाप इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन उन्हें ठीक से जांचने के लिए कभी सही संस्थागत संदर्भ नहीं मिला था। हम इसे वेटिंग रूम प्रतीक्षा कक्ष कहते हैं, उन्होंने कहा। आधिकारिक तौर पर नहीं, अनौपचारिक तौर पर, क्योंकि इसमें मौजूद हर चीज सही व्यक्ति का इंतजार कर रही है। इस वेटिंग रूम में अन्य चीजों के साथ साथ ये भी शामिल थी 3 भाषा पूर्व प्री लैंग्वेज के दस्तावेज जो किसी भी भाषाई प्रणाली में नहीं लिखे गए थे, बल्कि एक ऐसी सामग्री की पतली शीटों पर विशुद्ध संरचनात्मक कोडिंग स्ट्रक्चरल एनकोडिंग थी जो न तो कागज थी और न ही चर्मपत्र पार्चमेंट, बल्कि दोनों के बीच की कोई चीज थी। मेरेन को जब मैंने उस शाम अपने पत्र में इसके बारे में बताया तो उसने इतनी तेजी से जवाब लिखा कि 2 दिन बाद जब पत्र यहां पहुंचा तो उसकी स्याही अभी भी थोड़ी गीली थी। मुझे इन्हें देखना है। उन्हें उस कमरे से बाहर मत जाने देना। मैं आ रही हूं। मेरेन आ नहीं रही थी। वो 3 सप्ताह की यात्रा की दूरी पर थी और उसके पास अपनी प्रतिबद्धताएं थीं। लेकिन उसके जवाब की जल्दबाजी ने मुझे उन दस्तावेजों की अहमियत के बारे में सब कुछ बता दिया। आर्किटेक्ट ने इन्हें लिखा था, मैंने ओरवास्ते चेन से कहा। हमें भी कुछ ऐसा ही संदेह था, उन्होंने कहा। हमारे पास इसका संदर्भ ढांचा नहीं था। तुम कैसे? मैंने आर्किटेक्ट से बात की है, मैंने कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। ये द रिकॉर्ड में है, मैंने कहा। इसका पूरा विवरण। आप इसे तब पढ़ पाएंगी जब मैं रुकी। जब ये पूरा हो जाएगा। ये कब पूरा होगा? वर्षों में, मैंने ईमानदारी से कहा। ये काम अभी चल रहा है। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। हमारे पास समय है, उन्होंने कहा। ये संस्थान यहाँ 400 सालों से है। हम एक सच्चे इतिहास के लिए इंतजार कर सकते हैं। वेटिंग रूम में एक और चीज थी, पत्रों का एक संग्रह जो जांच करने पर पता चला कि वो संस्थापक विद्वानों के निजी पत्र थे, जो पेल आर्किटेक्ट के साथ उनकी 2 मुलाकातों के बारे में थे। सेराफिन को गिल्ड के अभिलेखागार में इनके संस्थागत संदर्भ मिले थे। यहाँ उनके व्यक्तिगत विवरण थे कि संस्थापक विद्वानों ने वास्तव में अपने शब्दों में क्या अनुभव किया था, इससे पहले कि वे ये तय करते कि आधिकारिक रिकॉर्ड में क्या दर्ज करना है। केल ने उन पत्रों को पढ़ा। मैंने उसके चेहरे के भावों को देखा। वे डरे हुए थे, उसने कहा। हाँ, लेकिन उन्होंने इसे फिर भी लिखा। सच्चा विवरण। भले ही उन्होंने आधिकारिक रिकॉर्ड में इसका परिष्कृत सैनिटाइज्ड संस्करण डाला था। उसने पत्रों की ओर देखा। उन्होंने असली वाले को संभाल कर रखा। किसी ने इसे सुरक्षित रखा। किसी ने यह सुनिश्चित किया कि यह यहाँ रहे। कोई जानता था कि अंततः इसके लिए एक सही संदर्भ सामने आएगा, मैंने कहा। आर्किटेक्ट, शायद। हाँ,
मैंने पत्रों की ओर देखा। ये हमेशा से ही इस पुस्तकालय का निर्माण कर रहा था, न केवल निचले स्तर सब लेवल में, बल्कि हर उस जगह पर जहां इसके कदम पड़े, ये सुनिश्चित कर रहा था कि सच्चे इतिहास की सामग्रियां मौजूद रहें। इस उम्मीद में कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इनका उपयोग कर सके हमारे लिए, उसने कहा। इस काम के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो ये काम करेगा, मैंने कहा। हम विशेष नहीं हैं, हम बस वे लोग हैं जो सही समय पर आ गए। उसने मेरी तरफ देखा। तुम विशेष हो, उसने कहा, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। इसे कमतर मत आंको, मैं नहीं आए हो। यह कोई छोटी बात नहीं है, यही इसकी विशिष्टता है। इसे स्वीकार करो। मैंने उसकी नजरें थामी। ठीक है, मैंने कहा, हम विशेष हैं और हम सही समय पर आए हैं। ये बेहतर है, उसने कहा और वापस उन पत्रों को पढ़ने लगा। वेटिंग रूम में एक और चीज भी थी, एक ऐसी इमारत के वास्तुशिल्प चित्र, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, जो कभी बनी ही नहीं थी। टेवरिस्ट ने उन्हें चौथे दिन कमरे के पिछले हिस्से में एक केस में पाया, और वो उन्हें हमारे पास उस व्यक्ति के हाव भाव के साथ लाया जिसने अभी अभी कोई ऐसी चीज ढूंढ ली हो जिसके लिए उसके पास कोई श्रेणी ही न हो। वे चित्र ज्ञात वास्तुशिल्प रिकॉर्ड की किसी भी चीज से अलग एक संरचना के थे। न तो कोई महल, न कोई मंदिर, न ही कोई नागरिक भवन। कुछ ऐसा जो ये सब कुछ था और इनमें से कुछ भी नहीं था। एक ऐसी संरचना जिसे विशेष रूप से एक ही समय में कई चीजों को समाहित करने के विचार के आधार पर डिजाइन किया गया था। उसकी भार झेलने वाली दीवारें, लोड बेयरिंग वॉल्स, आर्किटेक्ट कोडिंग पर बनी थीं। आंतरिक स्थान इस तरह डिजाइन किए गए थे कि वे बिना किसी एक के वर्चस्व के कई कार्यों के लिए उपयोगी हो सके। उसके अनुपात बिल्कुल उसी तरह सही थे जैसे उस पत्थर के टुकड़े के अनुपात सही थे। और उन चित्रों के नीचे भाषा पूर्व की संरचनात्मक लिपि में लिखा था, जब द रिकॉर्ड पूरा हो जाए तब के लिए। मैं काफी देर तक उन चित्रों को देखती रही। इसने एक इमारत डिजाइन की थी, मैंने कहा। हाँ, और वास्ते ने कहा, द रिकॉर्ड के लिए, विशेष रूप से सच्चे इतिहास के लिए एक भौतिक घर। ऐसा प्रतीत होता है कि यही उसका इरादा था। ये यहाँ कितने समय से है? हमने इसे 230 साल पहले प्राप्त किया था। हम कभी भी इसके मूल या उद्देश्य का पता नहीं लगा पाए। वे रुकी। अब तक केल मेरे बगल में खड़ा होकर उन चित्रों को देख रहा था। कहाँ? उसने पूछा। क्या इसे कहाँ बनाया जाना चाहिए? वो उन अनुपातों, संरचनात्मक कोडिंग और विशिष्ट डिजाइन विकल्पों को देख रहा था। ये चित्र आपको बताएंगे इसकी दिशा, संरचनात्मक नेटवर्क के साथ इसका संबंध, और यह कहाँ द बीनीथ दैट होल्ड्स से सबसे प्रभावी ढंग से जुड़ सकता है। वह रुका। राजधानी में, निचले स्तर के पास? निचला स्तर इसकी नींव है, मैंने धीरे से कहा। निचला स्तर इसका उद्गम है। लेकिन यह इमारत, मैंने चित्रों को देखा। आर्किटेक्ट ने इसे बाद के समय के लिए डिजाइन किया था। उस समय के लिए जब काम पूरा हो जाए और जो कुछ भी बनाया गया है उसे ठीक से सहेज कर रखा जा सके। मैं रुकी। ये सिर्फ एक अभिलेखागार नहीं है। इसके आंतरिक स्थानों को देखिए, रीडिंग रूम, प्रेजेंटेशन हॉल, एक ऐसा स्थान जो लोगों के आने और द रिकॉर्ड से रूबरू होने के लिए डिजाइन किया गया है। सिर्फ विद्वान ही नहीं, कोई भी। एक सार्वजनिक इतिहास, और वास्ते ने शांति से कहा। सच्चा इतिहास हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध जो इसे चाहता है, मैंने कहा। इसे इसी के लिए डिजाइन किया गया था। वेटिंग रूम में सन्नाटा था। इसे बनाओ, केल ने कहा। उसने यह बात उसी संयम के साथ कही जो वो संधियों की मंजूरी और क्षेत्रीय निर्णयों के समय दिखाता था, बिना किसी जल्दबाजी के लेकिन निर्णायक रूप से, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति तब बोलता है जब उसने किसी चीज को स्पष्ट रूप से समझ लिया हो और उस समझ पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता हो। यह एक बहुत बड़ा उपक्रम है, मैंने कहा। मैं इससे अवगत हूं। इन चित्रों की व्याख्या करनी होगी। संरचनात्मक कोडिंग को वास्तविक निर्माण कार्यप्रणाली में बदलना होगा। मेरिन को इसमें शामिल करना होगा। और स्थान का निर्धारण नेटवर्क की रीडिंग्स के आधार पर करना होगा। हाँ, उसने कहा। वो सब कुछ किया जाएगा। और फिर हम इसे बनाएंगे। तुम सम्राट हो। तुम ऐसा कर सकते हो। मैं सम्राट हूं, उसने कहा। मैं ऐसा कर सकता हूं। मैंने उन चित्रों को देखा। उस इमारत को जिसे आर्किटेक्ट ने भौतिक दुनिया से सच्चे इतिहास के लिए, सच्चे इतिहास के शुरू होने से 230 साल पहले ही डिजाइन कर दिया था। धैर्यवान, मैंने सोचा। अकल्पनीय रूप से धैर्यवान। धन्यवाद, मैंने कहा। उस कमरे से, उन चित्रों से, और उस किसी भी अवशिष्ट उपस्थिति से जो अपने घर लौट चुकी थी लेकिन अपने पीछे छुई हुई चीजों में अपनी गर्माहट छोड़ गई थी। कमरे की वो गर्माहट जो परिवेशी, पुरानी और वास्तविक थी, ने बदले में कुछ नहीं कहा। लेकिन वो वहां मौजूद थी।
अध्याय 80 द वीक्स एंड, सप्ताह का अंत, छठी शाम को और वास्ते चेन ने एक छोटी सी रात्रि भोज डिनर पार्टी रखी। इसमें 8 लोग शामिल थे, वे स्वयं, 3 वरिष्ठ विद्वान, टेवरिस, केल, दावन और मैं। यह एक ऐसा डिनर था जिसका उद्देश्य औपचारिकता निभाना नहीं था, बल्कि इसमें वे लोग शामिल थे जिन्होंने एक सप्ताह महत्वपूर्ण सामग्रियों के करीब बिताया था और मिलकर उस अनुभव को समझ रहे थे। टेवरिस ने पूरा हफ्ता बढ़ती हुई बेताबी के साथ संग्रह में केल के पीछे पीछे चलते हुए बिताया था, इसलिए नहीं कि केल के साथ काम करना मुश्किल था, बल्कि इसलिए क्योंकि केल की हर एक टिप्पणी शोध के 3 नए रास्ते खोल देती थी जिन्हें टेवरिस तलाशना चाहता था, और दिन में घंटे सीमित ही होते हैं। छठी शाम तक टेवरिस के पास अपनी खुद की एक ऐसी नोटबुक तैयार हो चुकी थी जो हमारे यहां आने से पहले अस्तित्व में नहीं थी। द्वितीय युग की आनुपातिक प्रणाली, उसने डिनर के दौरान कहा। अगर यह आर्किटेक्ट कोडिंग है, अगर इमारतें सचमुच उस संरचनात्मक भाषा को भौतिक रूप में ढाल रही थी, तो बची हुई संरचनाएं केवल ऐतिहासिक अवशेष नहीं है, वे एक पाठ टेक्स्ट है। हाँ, मैंने कहा। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 60 सालों से हमने जिस भी विसंगति, अनोमली को दर्ज किया है, वो कोई विसंगति नहीं है, उसने कहा। यह एक ऐसा संदेश है जिसे हम पढ़ना नहीं जानते थे। मैरेन उन्हें पढ़ सकती है, मैंने कहा। जब वह आएगी, और वह जरूर आएगी, वे भाषा पूर्व के दस्तावेज उसे यहाँ खींच लाएंगे, तो वह संग्रह के हर टुकड़े की संरचनात्मक रीडिंग, स्ट्रक्चरल रीडिंग, कर सकती है। बरसों का काम, और वास्ते ने कहा। हाँ, मैंने कहा। द रिकॉर्ड, बरसों का काम है। ये भी उसी का हिस्सा है, और वास्ते ने केल की तरफ देखा। आप इसके लिए फंडिंग दे रहे हैं? इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए? मैं द रिकॉर्ड के लिए फंड दे रहा हूं, केल ने कहा। और यह भी द रिकॉर्ड ही है, वो इमारत भी? वेटिंग रूम वाली? वे रुकी। वह भी। वे कुछ पल के लिए शांत रहीं, इस बात को आत्मसात करते हुए। स्कॉलरली सीट यहाँ 400 सालों से है, उन्होंने कहा। हमने इस संग्रह को संभाल कर रखा है। हमने अच्छा काम किया है, लेकिन हम बस इंतजार कर रहे थे, बिना ये जाने कि किस चीज का। वे रुकी। अब मैं जानती हूं कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे थे। किस चीज का? टेवरिस ने पूछा। संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट का, उन्होंने कहा। वो ढांचा जो इस पूरे संग्रह को अर्थ देता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। द रिकॉर्ड वो संदर्भ प्रदान करता है, सच्चा इतिहास, जो इन सभी टुकड़ों, पत्रों, चित्रों और विसंगतिपूर्ण अनुपातों को एक सुसंगत विवरण में जोड़ता है। यही वो संदर्भ है जिसका ये संग्रह इंतजार कर रहा था। तो फिर हम भागीदार, पार्टनर्स हैं, मैंने कहा। द रिकॉर्ड और स्कॉलरली सीट? हाँ, उन्होंने कहा। मेरा मानना है कि हम हैं। डिनर के बाद, और वास्ते मेरे साथ परिसर के बगीचे में टहलने लगी, जबकि केल टेवरिस और 2 वरिष्ठ विद्वानों के साथ वास्तुकला संग्रह में ही रुका रहा, जहां बिना किसी पूर्व योजना के देर रात का एक सत्र शुरू हो गया था। शाम के समय वो बगीचा बेहद खूबसूरत लग रहा था, एक ऐसी जगह की विशिष्ट सुव्यवस्थित सुंदरता जिसे उन लोगों द्वारा लंबे समय से संवारा गया हो जो इसकी परवाह करते थे। वे वैसे नहीं हैं जैसी मुझे उम्मीद थी, उन्होंने कहा। केल, कहानियां जो यहां तक भी पहुंचती हैं। वे रुकी। फौलादी सम्राट, क्रूर प्रशासक, इस युग का खलनायक, उन्होंने मेरी तरफ देखा। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता। नहीं, मैंने कहा। वे वैसे नहीं है। क्या बदल गया? वे नहीं बदले, मैंने कहा। कहानी बदल गई। वो कहानी शुरू से ही गलत थी, वो अधूरी जानकारी और एक सुविधाजनक नजरिए पर गढ़ी गई थी। मैं रुकी। वे हमेशा से यही रहे हैं। संकट के समय उस फौलादी सम्राट वाले रूप की जरूरत थी। अब संकट खत्म हो चुका है, और तुम। वे रुकी। तुम वह थी जिसने इसे समझा। शुरुआत से ही मुझे एक अनुचित लाभ, अनफेयर एडवांटेज, प्राप्त था, मैंने कहा। मैंने इस कहानी को बाहर से पढ़ा था, और अब तुम इसके भीतर हो, पूरी तरह से, मैंने कहा। वे कुछ पल के लिए शांत रहीं। द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा। क्या इसमें व्यक्तिगत विवरण शामिल होंगे? केवल संस्थागत इतिहास ही नहीं, बल्कि इसमें शामिल लोगों के जीवंत अनुभव। हाँ, मैंने कहा। वही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच्चाई वास्तव में जीवंत अनुभवों में ही बसती है। संस्थागत रिकॉर्ड तो केवल सतह है, व्यक्तिगत विवरण उसकी गहराई है। तो तुम्हें इसे भी शामिल करना चाहिए, उन्होंने कहा। कि इस काम को करना कैसा था, अंदर से देखना कैसा था। वो विश्लेषक, एनालिस्ट, जिसने सच्चा इतिहास लिखा, उसका इसे लिखने का अपना अनुभव। मैं इसे पहले से ही लिख रही हूं, मैंने कहा। ये डायरी, ये शुरुआत से ही चल रही है। अच्छा है, उन्होंने कहा। इसे रोकना मत। वे रुकी। जो लोग 100 साल बाद द रिकॉर्ड को पढ़ेंगे, वे केवल यह नहीं जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था।
वे ये भी जानना चाहेंगे कि वो सब पता लगाने वाले व्यक्ति को कैसा महसूस हुआ था। यही बात इतिहास को केवल तथ्यों का पुलिंदा बनाने के बजाय मानवीय बनाती है। मैंने ब्रेस और उसके पिता की नोटबुक के बारे में सोचा। उसने उसे 40 साल तक सहेज कर रखा था, इस उम्मीद में कि कभी न कभी कोई इसे चाहेगा। तथ्यों के साथ साथ इंसानी यादों का रिकॉर्ड, पत्थर की संरचनात्मक समझ के साथ साथ उस पत्थर में बसी गर्माहट। मैं इसे नहीं रोकूंगी, मैंने कहा। हम एक सहज खामोशी के साथ बाकी का बगीचा टहलते रहे। अध्याय 81, द लास्ट मॉर्निंग, अंतिम सुबह, 7वां दिन। हम दोपहर के बाद निकलने वाले थे, सामग्रियों की अंतिम समीक्षा पूरी करने के लिए एक सुबह और फिर दक्षिण की राह पकड़ने के लिए दोपहर का समय। मैं सुबह जल्दी ही वेटिंग रूम में आ गई थी, अकेली, उन भाषा पूर्व प्री लैंग्वेज के दस्तावेजों पर अपने अंतिम नोट्स बनाने के लिए। उस कमरे में एक ऐसी जगह का एहसास था जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी और अब उसे ढूंढ लिया गया था। इंतजार के उस बोझ से मुक्त होकर नहीं, बल्कि उस इंतजार के पूरा हो जाने से। वो इंतजार ही सही था। उसी इंतजार ने उस बात को मुमकिन बनाया था जो अब घटित हो रही थी। मेरे काम शुरू करने के 1 घंटे बाद केल अंदर आया। उसके साथ टेवरिस भी था। वे दोनों एक ऐसी बातचीत के बीच में थे जो स्पष्ट रूप से नाश्ते से पहले से ही चल रही थी। दोनों के हाथों में नोटबुक्स थीं और टेवरिस का चेहरा उस व्यक्ति की ऊर्जा से थोड़ा लाल था जिसके पूरे शोध ढांचे, रिसर्च फ्रेमवर्क को एक ही हफ्ते में बिल्कुल नया रूप मिल गया हो। उन्होंने बाकी बचे हुए केसों के टुकड़ों पर उसी विशिष्ट कार्यकुशलता के साथ काम किया जो उन 2 लोगों में होती है जिन्होंने ये सीख लिया हो कि एक साथ तेजी से कैसे सोचा जाता है। केल सटीक सवाल पूछता था, टेवरिस के पास उनके जवाब होते थे या वह उन्हें ढूंढ निकालता था और केल उन्हें नोट कर लेता था। वास्तव में इस जुगलबंदी को देखना अपने आप में अद्भुत था। एक ऐसा सम्राट जिसने 9 साल बिना किसी बौद्धिक समकक्ष इंटेलेक्चुअल पेयर के बिताए थे, उसे स्कॉलरली सीट के इन संग्रह कक्षों में कुछ ऐसा मिल गया था जिसे उसने 16 साल की उम्र में खो दिया था। सुबह के बीच में टेवरिस किसी दूसरी इमारत में संदर्भ रेफरेंस की जांच करने के लिए चला गया। केल वहीं रुका रहा। वो द्वितीय युग के उस टुकड़े वाले केस के पास खड़ा था, वही पत्थर का टुकड़ा जिसके अनुपात पूरी तरह सही थे और जिस पर आर्किटेक्ट कोडिंग उकेरी गई थी। वो काफी देर तक उसे देखता रहा। मैंने अपने नोट्स पूरे किए, डायरी बंद की और उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? मैंने कहा। नहीं, उसने कहा, सरलता से। हम एक और दिन रुक सकते हैं, मैंने कहा। दावन कोई शिकायत नहीं करेगा। नहीं, उसने फिर कहा। हमें चलना चाहिए। केलम व्यवस्था संभाल रहा है लेकिन पूर्वी गवर्नर की स्थिति मेरे उपस्थित रहने पर बेहतर होगी। एक ठहराव। पूर्वी विंग के कक्ष की व्यवस्था करनी है। स्कॉलरली सीट की इस भागीदारी को एक औपचारिक ढांचा देना है। एक ठहराव। मेरेन को इन भाषा पूर्व दस्तावेजों के बारे में बताना है। ये सब कुछ एक दिन के लिए रुक सकता है, मैंने कहा। रुक सकता है, उसने कहा। लेकिन मैं फिर भी जाना चाहता हूं। उसने उस टुकड़े की ओर देखा। इसलिए नहीं कि मेरा काम पूरा हो गया है, बल्कि इसलिए वो रुका क्योंकि मैं वापस आना चाहता हूं। और यह जानना कि मैं वापस आने वाला हूं यहां से जाने को उस स्थिति से आसान बना देता है जैसा यह अन्यथा होता। हम वापस आ सकते हैं, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा, हम आ सकते हैं। वो उस केस के पास से मुड़ा। उसने मेरी तरफ देखा। अगली बार मेरेन को साथ लाना। उन भाषा पूर्व दस्तावेजों को संरचनात्मक रीडिंग, स्ट्रक्चरल रीडिंग की जरूरत है और सेराफिन को भी, मैंने कहा। संस्थापक विद्वानों के पत्र, उसे मूल प्रतियां देखनी चाहिए और शायद कायलम को भी, उसने कहा। वह जीवंत गवाही, लिविंग टेस्टिमनी वाला खंड देखना चाहेगा। उन वीर उम्मीदवारों के रिकॉर्ड जिन्होंने इस संस्थान के बारे में अपने अनुभवों का वर्णन किया था। हम सभी, मैंने कहा। हम सभी, वो सहमत हुआ। जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज में कुछ था, एक ऐसे शब्द की गर्माहट जो अपने अक्षरों की तुलना में कहीं अधिक गहरा अर्थ समेटे हुए था। हम सभी, वे लोग जो अलग अलग दिशाओं से आकर आखिरकार एक ही कहानी का हिस्सा बन गए थे, जिन्होंने संकट और निर्माण के बीच के उस दायरे में कहीं ये पा लिया था कि वे एक दूसरे के लिए कुछ ऐसे हैं जिसके लिए कोई एक सटीक शब्द नहीं है, लेकिन किसी सटीक शब्द की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो एहसास खुद वहां पहले से मौजूद था। चलो चलें, मैंने कहा। हम वेटिंग रूम से बाहर आ गए, संग्रह से होते हुए मुख्य इमारत में पहुंचे और उस प्रांगण में बाहर आए जहां दावन और अंगरक्षक उस सुव्यवस्थित कार्यकुशलता के साथ विदाई की तैयारियां पूरी कर रहे थे जो केवल उन लोगों में होती है जो जानते हैं कि प्रस्थान कैसा होता है। और वास्ते चेन प्रांगण में ही थी।
उन्होंने केल से उसी बेबाकी के साथ हाथ मिलाया जो उस व्यक्ति में होती है जिसके लिए हाथ मिलाना एक उपयुक्त औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। वापस आना, उन्होंने कहा। दूसरों के साथ और द रिकॉर्ड के साथ, जो भी खंड पूरे हो चुके हों उनके साथ। जब तक वो इमारत तैयार नहीं हो जाती, हम उन्हें इसी वेटिंग रूम में रखेंगे। उस इमारत को बनने में सालों लगेंगे, मैंने कहा। यह वेटिंग रूम 230 सालों से इंतजार कर रहा है, उन्होंने कहा। ये कुछ साल और संभाल सकता है। वे उसी कार्यकुशलता के साथ वापस अंदर चली गईं जो उस व्यक्ति में होती है जिसके पास करने के लिए काम हो। टेवरिस बिल्कुल अंतिम क्षणों में सामने आया। उसकी सांसें थोड़ी फूली हुई थी और उसके हाथ में एक फोल्डर था। ये चित्र है, उसने कहा। उस इमारत के। मैंने इसकी प्रतियां बनाई है, आधिकारिक प्रतियां, गवाहों के सामने प्रमाणित। एक शाही अभिलेखागार के लिए, एक स्कॉलरली सीट के अभिलेखागार के लिए और एक आपके साथ ले जाने के लिए। उसने फोल्डर आगे बढ़ाया। यह ओरवास्ते का निर्देश था। उन्होंने कहा कि मूल प्रति यहीं रहेगी लेकिन प्रतियां उन लोगों के साथ जाएंगी जो इसका निर्माण कर रहे हैं। केल ने फोल्डर ले लिया। धन्यवाद, उसने कहा। इस हफ्ते के लिए आपका धन्यवाद, टेवरिस ने कहा, उस व्यक्ति के उत्साह के साथ जिसके शोध का जीवन अभी अभी एक ही हफ्ते में पूरी तरह बदल गया था। वापस आइएगा, कृपया। मेरे पास, उसने अपनी नोटबुक की ओर देखा। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। उन्हें लिख लो, केल ने कहा। उन्हें राजधानी भेज देना। हम पत्रों के माध्यम से संवाद करेंगे। टेवरिस का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके जीवन की सबसे अच्छी खबर मिल गई हो। सुबह जब दोपहर में बदल रही थी, हम स्कॉलरली सीट की घाटी से बाहर निकल आए, उस दक्षिणी रास्ते पर जो हमें उच्च भूमि, नदी घाटी और निचले मैदानों से वापस गुजारते हुए आखिरकार घर ले जाएगा। केल के थैले में इमारत के चित्रों का वो फोल्डर था। वे भाषा पूर्व दस्तावेज यादों में और सावधानीपूर्वक बनाए गए नोट्स में दर्ज हो चुके थे। पत्रों की तस्वीरें ली जा चुकी थी और उन्हें प्रतिलेखित, ट्रांसक्राइब किया जा चुका था। एक ऐसे संस्थान के साथ संबंध स्थापित हो चुका था जो लंबे समय से संदर्भ की तलाश में था और अब उसे वह मिल गया था। दुनिया खामोशी से और विस्तृत हो गई थी। अध्याय 82। साउथ, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते से अलग था, ठीक उसी तरह जैसे वापसी के रास्ते हमेशा होते हैं। वही इलाका, लेकिन अब जाना पहचाना था। पहचानी हुई नदी घाटी, उच्च भूमि की वो पहाड़ी कगार जहां हम पीछे मुड़कर तय की गई दूरी को देखने के लिए रुके थे। परिदृश्य अब उत्सुकता से भरा होने के बजाय चिर परिचित था। और फिर भी यह वो रास्ता बिल्कुल नहीं था। दक्षिण की यात्रा के दूसरे दिन, नदी घाटी में, केल ने नदी के पानी की ओर देखते हुए, मेरी तरफ न देखते हुए, जिस तरह वो कभी कभी उन चीजों पर बात करता था जिनमें सीधेपन के बजाय थोड़ा घुमाव चाहिए होता था, कहा, पूर्वी विंग का कक्ष। वहां एक ऐसा कक्ष है जहां से बगीचे और शहर दोनों का नजारा दिखता है, एक ही समय में दक्षिण और पूर्व दोनों तरफ। ये तो सुनने में जो तुम्हारे पास है उससे बेहतर है, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, बेहतर है, ये बड़ा है, उसने कहा। इसके लिए अधिक उपयुक्त, इसमें एक उचित कार्यक्षेत्र, वर्क स्पेस के लिए पर्याप्त जगह है। तुम्हारी डायरी, द रिकॉर्ड की सामग्रियां, नोट्स, एक ठहराव और किताबों की अलमारियां, बुक शेल्व्स। हम वहां किताबों की अलमारियां लगवा सकते हैं। तुम्हें जितनी भी जरूरत हो, जितनी मुझे जरूरत हो, वो संख्या थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, मैंने कहा। मैं बढ़ई से कहकर दीवारों की जांच करवा लूंगा, उसने पूरी सहजता से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम इस खास कक्ष के बारे में सोच रहे थे, मैंने कहा। मैं उच्चभूमि की उस पहाड़ी कगार के समय से ही इसके बारे में सोच रहा हूं, उसने कहा। जब मैंने यह बात कही थी, तब से मैं इसकी बारीकियों पर विचार कर रहा हूं। बारीकियों पर, कार्यक्षेत्र, किताबों की अलमारियां, नजारा, और क्या अल सुबह की रोशनी अभिलेखों, आर्काइव्स के बारीक काम के लिए पर्याप्त होगी। वो रुका। रोशनी पर्याप्त है। पूर्व की खिड़की बड़ी है। सुबह की रोशनी अच्छी रहेगी। तुमने सुबह की रोशनी की जांच भी की। मैं उस महल में 31 सालों से रह रहा हूं, उसने कहा। मुझे पता है कि सुबह की रोशनी कहाँ होती है। मैं रास्ते पर आगे की ओर मुड़ गई। धन्यवाद, मैंने कहा। इन बारीकियों के बारे में सोचने के लिए किसी न किसी को तो सोचना ही होगा, उसने कहा। तुम बाकी सब कुछ के बारे में सोचती हो, किसी को तो इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम कहाँ काम करती हो। सुबह की रोशनी, मैंने कहा। हाँ, किताबों की अलमारियां, हाँ, बगीचे का नजारा, हाँ, उसने उस व्यक्ति के पूर्ण संयम के साथ कहा जिसने अपनी सारी बातें कह दी थी और जो उनमें से किसी भी बात को लेकर शर्मिंदा नहीं होने वाला था। मैंने अपने बगल में बहती नदी को देखा। केल, हाँ,
उस शून्यता, वॉइड में, मैंने कहा। जब मेरा अस्तित्व बिखरने की कगार पर था, मैंने अपने सिर पर तुम्हारे हाथ के उस खास स्पर्श और उसके एहसास को थामे रखा था। एक बार, 3 सेकंड के लिए, अनुष्ठान, रिचुअल से 4 महीने पहले, मैं रुकी। मैं तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबे समय से थामे हुए हूं। वो एक पल के लिए शांत रहा। मैं अब ये जानता हूं, उसने कहा। हाँ, मुझे, वो रुका। मुझे खेद है कि मुझे वो कहने में इतना समय लगा जो मेरा मतलब था। तुमने कह दिया, मैंने कहा। उस तरीके से जो तुम्हारे पास उपलब्ध था। जिस तरह तुम हमेशा कहते हो, अपने शब्दों के बजाय अपने कर्मों के माध्यम से। निचले स्तर, सब लेवल का पुस्तकालय, वह पदवी, वो नोटबुक, और सुबह की रोशनी वाला वो कक्ष। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम महीनों से यही कह रहे हो, और मैं इसे सुन रही हूं। उसने मेरी तरफ देखा। पूरा ध्यान, वो देखना जिसे खुद को संभालने की कोई जरूरत नहीं थी। वापसी का रास्ता वहां जाने वाले रास्ते से बेहतर होता है, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, आमतौर पर ऐसा ही होता है। उलेनु नदी घाटी से होते हुए दक्षिण की ओर बड़े, चौड़े रास्ते पर अगल बगल चलते हुए। स्कॉलली सीट हमारे पीछे छूट चुकी थी। घर पहुंचने में 3 दिन का समय बाकी था, और कहानी अभी भी चल रही थी, अभी भी आकार ले रही थी, और वही बन रही थी जो इसे होना था। नीचे का हिस्सा सुरक्षित था, ऊपर का सब कुछ संपूर्ण था। द रिकॉर्ड समृद्ध हो रहा था। वो इमारत बनाई जाने वाली थी, और रेन, जो कहानी के बाहर से आई थी और जिसने इसके भीतर रहने का फैसला किया था, जिसे चिन्हित किया गया, अचिन्हित किया गया, पुनर्गठित किया गया और नाम दिया गया, जिसने अंधेरे में किसी वास्तविक चीज को थाम रखा था और पाया कि उस वास्तविक चीज ने भी बदले में उसे थाम लिया था। वह वसंत के इस मौसम में दक्षिण की ओर, सुबह की रोशनी, किताबों की अलमारियों और बगीचे के नज़ारे वाले एक कमरे की ओर बढ़ रही थी। घर की ओर, निरंतरता की ओर, उस सब कुछ की ओर जो आगे आने वाला था। अध्याय 83, 3 दिन दक्षिण की ओर। घर वापसी के रास्ते की अपनी एक अलग ही खूबी थी। यह उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते जैसी उत्सुकता से भरी नहीं थी। वह किसी चीज की तरफ बढ़ने वाली भावना, वो आगे छिपा हुआ अनजान भविष्य। यह वेट से लौटने वाले रास्ते जैसी ठहराव वाली खूबी भी नहीं थी। वह काम पूरा होने का एहसास, वो संकट का सुलझ जाना। यह उन दोनों से अलग थी। यह उस व्यक्ति की भावना थी जो किसी ऐसी जगह जा रहा हो जिसे वह जानता था कि वो उसी की है। मैंने दक्षिण की ओर यात्रा के पहले दिन इस पर गौर किया और पूरी शाम डायरी में इसके लिए सही शब्द तलाशने में बिताए। मैं जिस सबसे करीबी अर्थ तक पहुंच सकी, वह था, एक मंजिल और एक घर के बीच का अंतर यह है कि मंजिल वह होती है जहां आप जा रहे होते हैं, और घर वह होता है जहां आप वापस जा रहे होते हैं। ये वापस जाना ही सब कुछ है। ये पूरे रास्ते के एहसास को पूरी तरह से बदल देता है। दूसरे दिन, उच्च भूमि को दोबारा पार करते हुए, हम फिर से उसी पहाड़ी कगार, रिज पर रुके। इस बार हमारा रुख दक्षिण की ओर था, तय की गई दूरी को पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं, बल्कि आगे देखने के लिए। नीचे फैले मैदान, उनके बीच से गुजरता नदी घाटी का हरा भरा धागा, और उससे भी आगे, जहां तक नजर देख सकती थी, क्षितिज पर राजधानी की एक धुंधली सी झलक। 3 दिन, केल ने कहा। 2.5 दिन, मैंने कहा। अगर हम कल सुबह जल्दी शुरुआत करें, हम कल सुबह जल्दी ही शुरुआत करेंगे। मैंने सुदूर राजधानी की ओर देखा, क्षितिज पर मीनारों की उस धुंधली सी झलक की ओर, जिसके बारे में मैं जानती थी कि उनके इस खास घेरे में वे लोग रहते हैं जो अब मेरे दैनिक जीवन का आकार बन चुके थे। सेराफिन आर्काइव में कुछ बना रही होगी। कायलम किसी चीज पर बातचीत कर रहा होगा। मेरेन दीवारों को पढ़ रही होगी। वाल्ड्रेस चीजों का हिसाब किताब रख रहा होगा। द रेकॉर्ड समृद्ध हो रहा होगा। तुम किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो? मैंने पूछा। उसने इस पर विचार किया। कोई जल्दबाजी वाला जवाब नहीं, बल्कि एक वास्तविक सोच विचार। अभिलेखागार, आर्काइव का, उसने कहा। विशेष रूप से एक्सपेंशन, विस्तार वाले खंड का। मैं तीसरे सम्राट की निर्माण परियोजनाओं में संरचनात्मक कोडिंग, स्ट्रक्चरल एनकोडिंग के बारे में सोच रहा हूं। अगर हमारे द्वारा पार किए गए प्रथम युग के स्थलों में आर्किटेक्ट से प्रभावित अनुपात दिखाई देते हैं, और यदि तीसरे सम्राट के वास्तुकार उन पुरानी संरचनाओं को मॉडल के रूप में मानकर काम कर रहे थे, तो एक्सपेंशन युग की इमारतों में कुछ ऐसी कोडिंग हो सकती है जो आपको बताती हो कि उन्हें बनाने वाले लोग वास्तव में जो कर रहे थे, उसे कितना समझते थे, वह रुका या नहीं समझते थे। बिना संदर्भ के कोडिंग का इस्तेमाल एक ऐसी परियोजना पर किया गया जो वो रुक गया, जो गलत थी। मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। वो कोडिंग जो किसी ऐसी चीज के लिए थी जो सुरक्षित रहे, उसका इस्तेमाल किसी ऐसी चीज पर किया गया जो सब कुछ निगल जाए। वह शांत हो गया।
ये द रिकॉर्ड में है। ये सच्चे इतिहास का हिस्सा है। क्या होता है जब एक उद्देश्य के लिए विकसित किए गए उपकरणों का उपयोग किसी दूसरे उद्देश्य के लिए किया जाता है? मेरिन एक्सपेंशन की इमारतों की संरचनात्मक रीडिंग कर सकती है, मैंने कहा। मैं भी यही सोच रहा था। उसने क्षितिज की ओर देखा। और टेवरिस, जब वो आएगा, अगर हमारा पत्र व्यवहार उसी तरह आगे बढ़ता है जैसी मुझे उम्मीद है, तो वो स्कॉलरली सीट के संग्रह से मूल उद्देश्य वाले उदाहरणों के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रदान कर सकता है। तुम अभी से शोध के अगले चरण का निर्माण कर रहे हो, मैंने कहा। वो रुका। हाँ, मैं कर रहा हूं। तुम और किस चीज का इंतजार कर रहे हो? एक और वास्तविक सोच विचार। पूर्वी विंग का, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं देखना चाहता हूं कि सुबह की रोशनी वहां कैसे पड़ती है, उसने पूर्ण संयम के साथ कहा। इससे पहले कि बढ़ई किताबों की अलमारियों की जांच करने आए, मैं पहले उस रोशनी को देखना चाहता हूं। मैंने कहा। उसने एक बार सिर हिलाया, कुछ पल और क्षितिज की ओर देखता रहा। फिर 2.5 दिन। हाँ, तो फिर हमें कल सुबह जल्दी शुरुआत करनी चाहिए, मैंने कहा। हाँ, हमने एक और पल के लिए दक्षिण की ओर देखा। क्षितिज पर राजधानी, धैर्यवान और निरंतर। फिर हमने घोड़ों को अगले पड़ाव की ओर मोड़ दिया। अध्याय 84, प्रतीक्षारत पत्र, लेटर्स वेटिंग। जब हम बाहर थे, तो इस बीच कई पत्र जमा हो गए थे। मेरे पत्र मेरे वर्तमान कक्ष में मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, वही दासों वाला कमरा, पत्थर की दीवारें, और किसी दीवार के अलावा कहीं और न खुलने वाली कोई खिड़की। मैं सनकरी खाट पर बैठ गया और उन्हें एक एक करके क्रम से पढ़ने लगा। सेराफिन, 3 बातें हैं। पहली बात, एक्सपेंशन, विस्तार काल की संरचनात्मक रीडिंग। तुम्हारी अनुपस्थिति में मावेन पूर्वी जिले में गई थी और उसने वहां बचे हुए तीसरे युग, तीसरी सदी के भवनों की एक प्रारंभिक रीडिंग ली है। इसके परिणाम काफी महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि एनकोडिंग, कूटलेखन, वहां मौजूद तो है पर उल्टी है, यानी सही अनुपातों का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ गलत संबंध में किया गया है। वो इसे इस तरह बयां करती है जैसे कोई किसी ऐसी भाषा की नकल कर रहा हो जिसे वह पढ़ नहीं सकता। अक्षर तो सही है, लेकिन व्याकरण गलत है। ये बात केल के संज्ञान में लाओ। वो इसकी पूरी रिपोर्ट चाहेगा। दूसरी बात, गिल्ड का पुनर्गठन। उत्तरी शाखा आधिकारिक रूप से हमारे साथ आ गई है। पश्चिमी शाखा विरोध कर रही है, लेकिन उनका यह विरोध भ्रष्ट होने के बजाय सैद्धांतिक है, जिसका मतलब है कि बातचीत से इसका समाधान निकाला जा सकता है। अगले हफ्ते मेरी उनके प्रतिनिधि के साथ एक बैठक है। तीसरी बात, वॉल्ड्रिस। वो अब, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। वो कुछ हल्की हुई है। उसका मन हल्का हुआ है। वो मावेन के साथ आर्काइव, अभिलेखागार में समय बिता रही है, काम करने के लिए नहीं बल्कि बस उसका साथ देने के लिए। मावेन पढ़ती है, वॉल्ड्रिस पास ही बैठती है। वे कभी कभी बातें करती है, ज्यादातर वे बस साथ होती है। मुझे लगता है कि 43 साल तक जिस चीज की जरूरत थी और जो नहीं मिल पाई थी, उसे आखिरकार पा लेना कैसा दिखता है, यह उसी का रूप है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं खुश हूं। मुझे यकीन नहीं था कि मैं खुश हो पाऊंगी, लेकिन मैं हूं। आर्काइव को तुम्हारी कमी खल रही है। वापस आ जाओ। एस किलम, पूर्वी गवर्नर अब पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। चारों के चारों, यहां तक कि वह वैचारिक रूप से कट्टर गवर्नर भी। पता चला है कि जब साम्राज्य का ढांचा आंखों के सामने बदलता दिखाई दे, तो साम्राज्यवादी ढांचे के प्रति सैद्धांतिक विरोध काफी लचीला हो जाता है। पिछले हफ्ते मेरी उनसे एक बातचीत हुई जो शुरू तो एक समझौते की तरह हुई थी, लेकिन बाद में कुछ और ही बन गई। मुझे नहीं पता क्या, पर अंत में उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, सम्राट से कहना कि मुझे अपनी थीसिस, शोध प्रबंध में सुधार करना होगा। मुझे ये बात मजेदार लगी और केल को शायद ये सिर्फ एक सटीक तथ्य लगेगा। मुझे कोई मिल गई है। मैं इस बात को दोबारा कह रहा हूं ताकि तुम इसे अच्छी तरह समझ सको। मुझे कोई मिल गई है। उसका नाम पेट्रा है। वो एक तटीय शहर में एक सराय इन चलाती है और मैं इस पत्र में उसके बारे में नहीं लिखने वाला। जब तुम वापस आओगे तब बताऊंगा। मैं बस इतना चाहता था कि वापस आने से पहले तुम्हें ये पता हो, ताकि तुम बिना अपना चेहरा बनाए इसे सुनने के लिए तैयार रहो, जहां तुम्हारा चेहरा एक साथ 17 तरह के हाव भाव लाने की कोशिश करता है। उसका नाम पेट्रा है। वह असाधारण है। लिखित में बस इतना ही कह रहा हूं। जल्दी घर आओ। सी मैंने केलम का पत्र 2 बार पढ़ा। दूसरी बार पढ़ते हुए मैं इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि मुझे पत्र नीचे रखना पड़ा। पेट्रा, मैंने सोचा, जो एक तटीय शहर में एक सराय चलाती है, और फिर एक ऐसे व्यक्ति के विशेष आनंद के साथ जिसने केलम के बारे में 600 अध्याय पढ़े थे और फिर भी उसे हमेशा हैरान करने वाला पाया था। जाहिर है,
वो कोई सराय चलाने वाली ही होगी। बिल्कुल, ऐसी ही होनी चाहिए। मार्विन, तीसरे युग के भवन। मुझे उम्मीद है कि सेराफिन ने तुम्हें पहले ही बता दिया होगा। वो एन्कोडिंग किसी जानबूझकर किए गए चुनाव के बजाय एक अनुवाद की गलती जैसी है। वास्तुकार उन मॉडलों की नकल कर रहे थे जिन्हें वे पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। मूल स्रोत वाले भवन अब भी बिल्कुल सही है। पूर्वी जिले में 3 ऐसे भवन बचे हैं जो एक्सपेंशन युग की प्रतियों से पहले बने थे, और उनकी संरचनात्मक रीडिंग रेन यह वैसा ही है जैसे एक ही वाक्य को किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना जो सचमुच उसे दिल से कह रहा हो और किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना जो बिना मन के कह रहा हो। शब्द वही है, पर उनके भीतर का सच अलग है। मैं इसकी पूरी रीडिंग करना चाहती हूँ, उन सभी की। क्या हम इसे एक औपचारिक शोध परियोजना रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं? इसके अलावा वो उप स्तर सब लेवल। मैं शाम को वहां नीचे जा रही हूँ, काम के लिए नहीं, बस दीवारों को पढ़ने के लिए। जिस तरह आप किसी ऐसी चीज को पढ़ते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि वह क्या कहती है, बल्कि इसलिए कि वह क्या है। मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ उतना ही समझ पा रही हूँ कि कुछ जगहों पर सिर्फ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि उनका एक वजूद है। दीवारें, वे बहुत खूबसूरत है रेन। पहले मुझमें इसे समझने की समझ नहीं थी, अब है। वापस आ जाओ, यहाँ अभी और भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। एम वाल्ड्रिस, एक छोटा सा पत्र क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास अभी इसके लिए शब्द हैं या नहीं। मार्विन और मैं एक साथ समय बिता रहे हैं, उस तरह नहीं जैसे हम पहले बिताया करते थे, उस तरह बिल्कुल नहीं जैसे दो लोग किसी चीज को खो देने के संकट के बीच मिलते हैं। एक नए तरीके से, एक अलग तरीके से, जो अधिक परिपक्व, अधिक शांत और अधिक स्पष्ट है। कल दोपहर हम पूर्वी बगीचे में बैठे थे और उसने मुझे वेद के बारे में बताया, उस बंदरगाह के बारे में, नाव मरम्मत के व्यवसाय के बारे में, और उसने उसका वो नाम क्यों रखा था जो रखा था। उसने पहले कभी किसी को यह नहीं बताया था। मैंने भी उसे कुछ बातें बताईं। मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है कि अब हम एक दूसरे के लिए क्या है। पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अब वही लोग नहीं रहे। कुछ नया, जिसके नीचे वही पुराना अतीत छिपा है। मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का रास्ता ऐसा ही दिखता है। मैं अभी सीख रही हूँ। तुम्हारा धन्यवाद रेन, उसे खोजने जाने के लिए, उसे वापस लाने के लिए। मैं वाल्ड्रिस के पत्र को लेकर काफी देर तक बैठा रहा। कुछ नया, जिसके नीचे वही पुराना अतीत छिपा है, उसने लिखा था। मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का रास्ता ऐसा ही दिखता है। मैंने इसे अपनी डायरी में लिख लिया, इसलिए नहीं कि इसका विश्लेषण करने की जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे रिकॉर्ड में रखना कीमती था। आगे बढ़ने का रास्ता असल में कैसा दिखता था, उसका एक सच्चा विवरण, ठीक उसके भीतर से। स्कॉलरली सीट, विद्वत पीठ का पत्र अगली सुबह आ गया। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आया था, जिससे लग रहा था कि और वास्ते चेन ने हमारे जाने के अगले ही दिन इसे सबसे तेज उपलब्ध कुरियर से भेज दिया था। एनालिस्ट, विश्लेषक और सम्राट को संयुक्त रूप से आपके जाने के बाद से मैं सोच रहा हूं। वेटिंग रूम ने 230 वर्षों से अपनी सामग्रियां संभाल कर रखी है। हम अच्छे प्रबंधक रहे हैं, लेकिन प्रबंधन करना और उसे समझना एक बात नहीं है, और समझना और उसका उपयोग करना भी एक बात नहीं है। वो इमारत, मैं उसे बनाने का हिस्सा बनना चाहता हूँ। केवल तब तक रिकॉर्ड को अपने पास रखना ही नहीं जब तक वो तैयार न हो जाए, बल्कि उसके निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहता हूँ। स्कॉलरली सीट के पास 400 वर्षों का संस्थागत ज्ञान है कि ऐसी चीज कैसे बनाई जाए जो सदियों तक टिक सके। हमारे पास वो अनुभव है जो महल के आर्काइव के पास नहीं है। उस अनुभव को इस नींव का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा, आपके जाने के बाद से तेवरिस ने 40 पन्नों के नोट्स तैयार किए हैं। 2 दिन पहले, वो जल्द से जल्द राजधानी का दौरा करना चाहता है। मैंने उससे कहा कि पहले वो आपको पत्र लिखे। जब मैं ये लिख रहा हूँ, वो भी आपको लिख रहा है। दोनों पत्र शायद साथ ही पहुंचेंगे। स्कॉलरली सीट आपकी सेवा में है, और विशेष रूप से मैं आपकी सेवा में हूँ। 71 साल की उम्र में मुझे लगता है कि मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया है जिसकी ओर मैं अनजाने में ही बढ़ रहा था। यह एक अच्छा एहसास है। मैंने सोचा कि आपको ये जानना चाहिए कि यह उस व्यक्ति में कैसा एहसास जगाता है जिसे ये प्राप्त होता है। डायरेक्टर और वास्ते चेन तेवरिस का पत्र, जैसा कि वादा किया गया था, उसी समय पहुंचा।
मेरे पास 40 पन्नों के नोट्स और केस 3 के टुकड़े में संरचनात्मक एन्कोडिंग के बारे में 17 सवाल हैं और मुझे लगता है कि मुझे हमारे द्वितीयक संग्रह सेकेंडरी कलेक्शन में एक ऐसा संदर्भ मिला है जो हमारे पास मौजूद हर दूसरी चीज से कम 2 शताब्दी पहले का है और मुझे इस पर किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा करने की जरूरत है जो ये समझेगा कि यह क्यों मायने रखता है और वास्ते कहते हैं कि मुझे पहले लिखना चाहिए और जब आप सहमत हों तब आना चाहिए और कृपया सहमत हो जाइए। तेवरिस। पुनश्च PS मैंने एक नोटबुक रखना शुरू कर दिया है। आप सही थे कि यह जरूरी था। मुझे नहीं पता कि मैं इससे पहले इसके बिना शोध कैसे कर रहा था। मैंने ये पत्र केल को दिखाए जब वो उस दोपहर आर्काइव में आया था। उसने तेवरिस का पत्र पढ़ा। उसके चेहरे का भाव कुछ बदला, जैसे कोई अपनी पूरी खुशी को दबाने की कोशिश कर रहा हो ताकि वो पूरी तरह सामने न आए। उससे कहो कि वो आ जाए, उसने कहा। कब? जब भी वो तैयार हो। एक पल का ठहराव। उससे कहो कि वो उस संदर्भ रेफरेंस को साथ लाए जो बाकी हर चीज से पुराना है। चाहे वो जो भी हो, तुम उत्साहित हो, मैंने कहा। वो रुका। उत्सुक हूं। तुम उत्साहित हो। वो संदर्भ उनके संग्रह की हर चीज से 2 शताब्दी पुराना है, उसने कहा। यह इसे आर्किटेक्ट के पतन के तुरंत बाद के काल में रख देगा। यदि उस काल की भौतिक एनकोडिंग, तुम उत्साहित हो, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ उस भाव से देखा जो अब पूरी तरह से आत्मीय और गर्मजोशी से भरा था, जिसे अब छिपाने या काबू में रखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, उसने कहा, मैं उत्साहित हूं। एक पल का ठहराव। तेवरिस को लिखो। उससे कहो कि आ जाए। पहले से ही लिख रहा हूं, मैंने कहा। अध्याय 85 पूर्वी विंग द ईस्ट विंग। वो कक्ष पूर्वी विंग की तीसरी मंजिल पर था, एक ऐसे गलियारे के अंत में जहां सुदूर छोर पर बनी खिड़की से सुबह की रोशनी भीतर आती थी। वो रोशनी गलियारे की पूरी लंबाई को तय करके जब तक कक्ष के दरवाजे तक पहुंचती, तब तक वो गुनगुनी हो चुकी होती थी। जिस शाम हम वापस लौटे, उसी शाम केल ने मुझे वो कमरा दिखाया। बिना किसी औपचारिकता के, रात के खाने के बाद उसने बस इतना कहा, आओ, वो कक्ष देख लो, और पूर्वी विंग की ओर चल पड़ा, और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। दरवाजे पर ताला नहीं था। कमरा खाली था। जो कोई भी पहले वहां रह रहा था, उसे हमारी वापसी से पहले ही चुपचाप कहीं और भेज दिया गया था। फर्नीचर बहुत कम था, एक बिस्तर, एक मेज, एक कुर्सी। लेकिन जिस चीज ने इस कमरे को खास बनाया था, वे थी इसकी खिड़कियां। वहां 2 खिड़कियां थीं। दक्षिणी खिड़की से बाहर का बगीचा दिखाई देता था, वह बेंच जहां मैंने सेराफिन का सामना किया था, वह रास्ता जहां केलम सुबह सुबह दलिये का कटोरा हाथ में लिए बैठा था और उसने मुझसे पूछा था कि मैं क्या चाहता हूं, और वह वसंत की हरियाली जो लगभग 1 साल पहले जब मैं यहां आया था, तब सिर्फ सूने पत्थर जैसी थी। पूर्वी खिड़की से शहर दिखाई देता था। कोई नाटकीय तरीके से नहीं, कोई विहंगम दृश्य, पैनोरेमिक व्यू नहीं। बस शहर, जो अपने रोजमर्रा के कामों में लगा हुआ था। छतों और सड़कों की वह खास बुनावट और वह एक विशेष रोशनी जो जिंदगी जी रहे लोगों से भरी जगह से छनकर आती है। मैं काफी देर तक पूर्वी खिड़की पर खड़ा रहा। सुबह की रोशनी, दरवाजे पर खड़े केल ने कहा। वो कब आती है? जल्दी? भोर होने के 1 घंटे बाद। वो यहां से आती है। उसने कमरे को पार किया और उस कोण, एंगल की ओर इशारा किया। और यहां मेज तक पहुंचती है लगभग। उसने उस जगह की ओर इशारा किया जहां मेज रखी थी। 8 बजे तक। मौसम के हिसाब से थोड़ा बदलाव होता है। तुमने इसे देखा है? मैंने कहा। मैंने आज सुबह इसका अवलोकन किया था, उसने कहा। तुम्हारे जागने से पहले। मैं खिड़की से मुड़ा और दरवाजे पर खड़े उसे देखने लगा। वो सम्राट, जिसने उस कमरे में सुबह की रोशनी की जांच की थी जिसे वह किसी और को सौंप रहा था। केल, मैंने कहा। हाँ, मैं रुक गया। यह अब तक का सबसे दयालुता भरा काम है जो किसी ने मेरे लिए किया है। वो एक पल के लिए शांत रहा। ये सिर्फ एक कमरा है, उसने कहा। ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, मैंने कहा। तुमने सुबह की रोशनी के बारे में सोचा। तुमने किताबों की अलमारियों के बारे में सोचा। तुमने किसी और को यहां से हटा दिया ताकि मुझे सही दृश्य मिल सके। मैं रुका। तुम इस बारे में सोच रहे थे कि मैं कहां काम करता हूं और क्या वह जगह मेरे वजूद और मेरी जरूरतों को दर्शाती है, और मैं फिर रुक गया। तुमने ध्यान दिया, विशेष रूप से, मुझ पर। हाँ, उसने कहा। मैंने दिया। यही सबसे बड़ी दयालुता है, मैंने कहा। बड़े बड़े दिखावे नहीं, यह विशेष ध्यान। उसने मेरी आंखों में झांका। तुम भी महीनों से मुझ पर विशेष ध्यान दे रहे हो, उसने कहा। लिखावट, सरकारी पत्र, डिस्पैच, सुबह की खिड़की। तुम मुझे क्रमबद्ध कर रहे हो, मुझे समझ रहे हो। एक ठहराव। मैं इसे वापस लौटाना चाहता था, सही ढंग से। सुबह की रोशनी, मैंने कहा। हाँ,
और किताबों की अलमारियां, बढ़ई गुरुवार को आ रहा है, उसने कहा। तुम्हें जितनी भी जरूरत हो। मैं वापस पूर्वी खिड़की की ओर मुड़ गया। शहर अपनी शाम की ओर बढ़ रहा था। नीचे बगीचा था और ढलती हुई आखिरी रोशनी में वो बेंच दिखाई दे रही थी। मैं यहां से बेहतर लिख पाऊंगा, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा, मेरा भी यही मानना है कि तुम लिखोगे। इस कमरे की वजह से द रेकॉर्ड बेहतर बनेगा। बाकी अन्य कारणों के साथ साथ, हाँ, एक ठहराव। क्या तुम आज रात यहीं रुकना चाहते हो? बुनियादी चीजों के अलावा अभी यह पूरी तरह सुसज्जित नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने कहा। मैं आज रात यहीं रुकना चाहता हूं। उसने एक बार सिर हिलाया। जाने के लिए मुड़ा। केल, मैंने कहा। हाँ, रुको, जब तक मैं इस रोशनी को जाते हुए न देख लूं। वो रुक गया। हम दोनों उस खाली कक्ष में पूर्वी खिड़की पर खड़े रहे। शाम की रोशनी नीचे शहर से धीरे धीरे विदा ले रही थी, तब तक जब तक कि आसमान सुनहरे से नीला और फिर पहले अंधेरे में नहीं बदल गया और नीचे खिड़कियों में एक एक करके शहर की अपनी रोशनियां जगमगाने लगी। यह एक अच्छा दृश्य है, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, यह है। कल सुबह बगीचा देखना, उसने कहा। दक्षिणी खिड़की से रोशनी सबसे पहले वहां आती है। मैं उसके लिए जाग जाऊंगा, मैंने कहा। मुझे पता है, उसने कहा। और उसकी आवाज में सब कुछ था, यह एहसास कि मैं कौन था, वो विशेष ध्यान जो महीनों में धीरे धीरे परवान चढ़ा था, और इस सफर का आगे बढ़ना, जो कुछ भी यह था, उसका जारी रहना। वो तब गया जब शहर में पूरी तरह अंधेरा छा गया था और सितारे निकल आए थे। उसके जाने के बाद भी मैं कुछ देर खिड़की पर ही रुका रहा। फिर मैं फर्श पर बैठ गया। बिस्तर के अलावा वही एक जगह उपलब्ध थी और अपनी डायरी खोली। घर, मैंने लिखा, सिर्फ एक शब्द, अपने खुद के पन्ने पर। फिर मैंने लिखा, पूर्वी खिड़की से शाम का शहर दिखाई देता है, दक्षिणी खिड़की से सुबह का बगीचा दिखाई देगा। मुझे अभी नहीं पता कि यहां से पूरा दिन कैसा दिखता है, और यही इसकी सबसे अच्छी बात है। मुझे इसका पता लगाने का मौका मिलेगा। अध्याय 86। वो बात जो हर कोई कहने आया था, What everyone came to say, वे सब अकेले अकेले आए। उनमें से किसी को नहीं पता था कि बाकी लोग भी आ रहे हैं, लेकिन हमारी वापसी की अगली सुबह वे सभी एक ही घंटे के भीतर पहुंच गए, जो ये दर्शाता था कि वे किस तरह के लोग थे। सेराफिन सबसे पहले आई। उसने दरवाजा खटखटाया, जो कि बिल्कुल सेराफिन का तरीका था। वो आने से पहले हमेशा आपको एक पल की चेतावनी देती थी। मैंने उसे भीतर बुलाया। वो नए कक्ष के दरवाजे पर खड़ी हुई, खिड़कियों की तरफ देखा, फिर मुझे मेज पर बैठे देखा जहां सुबह की रोशनी ठीक उसी जगह पड़ रही थी जैसा कि केल ने कहा था, और बोली, बेहतर है। हाँ, दक्षिणी खिड़की का रुख बगीचे की उस बेंच की तरफ है। हाँ, मैं एक बार उस बेंच पर बैठी थी और तुम न जाने कहां से आ गए और तुमने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। तुमने अपना रुख खुद बदला था, मैंने कहा। मैंने तो तुम्हें सिर्फ जानकारी दी थी। हाँ, उसने कहा। तुमने हर किसी को जानकारी दी। तुम्हारी यही तो खास बात है। वो पूरी तरह भीतर आई और मेज के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। स्कॉलरली सीट, विद्वत पीठ के बारे में बताओ। मैंने उसे सब कुछ बताया। वो संग्रह, कलेक्शन, वेटिंग रूम, भाषा पूर्व के दस्तावेज, संस्थापक विद्वानों के असली पत्र और इमारतों के नक्शे। उसने उस एकाग्र ध्यान से मेरी बात सुनी जो वो हर महत्वपूर्ण चीज पर देती थी। संस्थापक विद्वानों के पत्र, उसने कहा। मुझे मूल प्रतियां, ओरिजिनल्स देखनी होंगी। मुझे पता है। हम वापस जा रहे हैं। कब? जब तुम गिल्ड के पुनर्गठन के काम से थोड़ा वक्त निकाल पाओगी। महीने लग जाएंगे, उसने कहा। लेकिन महीनों का समय ठीक है। मूल प्रतियां वहां 400 साल से सुरक्षित है। वे इंतजार कर सकती हैं, मैंने कहा। वो एक पल के लिए शांत रही। गिल्ड, उसने कहा, पुनर्गठन का काम। वो रुकी। यह मेरे द्वारा अब तक किया गया सबसे कठिन काम है। इसलिए नहीं कि यह पेचीदा है, मैं पेचीदगियों को संभाल सकती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जितनी परतें हटाती हूँ, उतनी ही नई परतें सामने आती हैं कि यह संस्था वो सब कर रही थी जो उसे नहीं करना चाहिए था, और हर परत मुझे और अधिक नाराज करती है। और मुझे उस गुस्से को सिर्फ महसूस करने के बजाय उससे कुछ अच्छा काम करना है। तुम ऐसा कर रही हो, मैंने कहा। मुझे पता है, लेकिन इसे कह देने से मदद मिलती है। उसने मेज पर पड़ती सुबह की रोशनी को देखा। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे मैं ऐसी बातें कहती हूँ। किलम इसे ठीक करने की कोशिश करके जवाब देता है, उसने कहा। मुझे इसे ठीक नहीं करवाना। मुझे बस कोई चाहिए जो इसे सुन सके। मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। तुम हमेशा सुनते हो। वो खड़ी हुई। द रिकॉर्ड एक्सपेंशन की संरचनात्मक रीडिंग, मावेन का प्रारंभिक काम।
जब तुम इसकी समीक्षा कर लो तो मैं पूरी शोध परियोजना, रिसर्च प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली, मेथोडोलॉजी पर चर्चा करना चाहती हूँ। कल, मैंने कहा। उप स्तर, सब लेवल में। दोपहर के भोजन के बाद। अच्छा, वो जाने के लिए मुड़ी। दरवाजे पर रुकी। रेन, हाँ, तुम्हारा वापस आना अच्छा लगा, उसने कहा। सीधे सीधे, बिना किसी लाग लपेट के। काम के दौरान मुझे तुम्हारी मौजूदगी की कमी खल रही थी। मुझे भी काम की कमी खल रही थी, मैंने कहा। और काम करने वाले लोगों की भी। उसने एक बार सिर हिलाया और चली गई। केलम 20 मिनट बाद आया। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। ये भी बिल्कुल केलम का अंदाज था। वो औपचारिक अवसरों पर खटखटाता था और अनौपचारिक या आत्मीय मौकों पर सीधे प्रवेश करता था, और मेरे पूरी तरह शिफ्ट होने से पहले ही पूर्वी विंग के इस कक्ष को आत्मीय घोषित कर दिया गया था। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ, खिड़कियों को देखा, मुझे देखा और बोला, मुझे पेट्रा के बारे में बताओ। वो जोर से हंस पड़ा। ये तो। वो भीतर आया और बिस्तर पर बैठ गया क्योंकि वही जगह उपलब्ध थी। बात ऐसे नहीं होती। तुम्हें मुझसे पेट्रा के बारे में पूछना चाहिए। मैं पेट्रा के बारे में ही पूछ रहा हूं, मैंने कहा। मुझे पेट्रा के बारे में बताओ। वो एक सराय चलाती है, उसने कहा। कौन सी सराय? वेथ वाली, उसने कहा। वही जिसमें तुम रुके थे। पेट्रा, वही सराय की मालकिन जिसने तुम्हें अच्छे कमरों में भेजा था क्योंकि मावेन ने उससे ऐसा करने को कहा था। मैंने उसे एकटक देखा। तुम मुझसे ये कह रहे हो, मैंने धीरे से कहा, कि जब मैं वेथ में मावेन को ढूंढ रहा था, प्राचीन देवताओं से बात कर रहा था और आर्किटेक्ट की योजना की खोज कर रहा था, तब तुम उसी सराय में ठहरे हुए थे जहां अब मैं जाहिर तौर पर वह रुका। मैं पिछले महीने वेथ गया था, तटीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के एक आधिकारिक दौरे के लिए, और मैं उसी सराय में रुका। और पेट्रा ने वह रुका फिर से शुरू किया। उसने मुझसे कहा कि उसने उस अजीब युवा विद्वान और उसके रहस्यमयी अंगरक्षक के बारे में सब कुछ सुना था, जो 2 सप्ताह तक वहां रुके थे, जिन्होंने कोई परेशानी खड़ी नहीं की थी और जिनकी बंदरगाह के छोर पर नाव मरम्मत करने वाली महिला के साथ संरचनात्मक ताकतों के बारे में बहुत दिलचस्प बातचीत हुई थी। मावेन ने मेरे बारे में बात की। मावेन ने पेट्रा को इतना कुछ बताया था कि पेट्रा वह रुका। वो उत्सुक थी, और जब पेट्रा किसी चीज के बारे में उत्सुक होती है तो वो सीधे सवाल पूछती है और तब तक नहीं रुकती जब तक उसे समझ न ले। ये तो बिल्कुल वैसी लगती है जिससे तुम्हें तुरंत प्यार हो जाए, मैंने कहा। पहले ही घंटे के भीतर, उसने बिना किसी झिझक के कहा। हाँ, मैंने उसकी तरफ देखा। साफ आंखों वाला वो आदमी जिसे एक नायक बनने की ट्रेनिंग दी गई थी और जिसने खुद के वजूद को पाने की प्रक्रिया में एक नायक से कहीं अधिक संपूर्ण रूप ले लिया था। जिसने शुरुआती दिनों में बगीचे में पूछा था, क्या तुम इस कहानी में खुश हो? और जिसने फैसला किया था कि वो एक अलग तरह की कहानी चाहता है। मुझे सब कुछ बताओ, मैंने कहा। उसने बताया। 1 घंटे तक। पेट्रा का सीधापन, पेट्रा का मजाकिया अंदाज, उसके ध्यान देने का विशेष तरीका, जिस संगठित क्षमता के साथ वह अपनी सराय चलाती थी जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि वह क्या कर रही है, और ये तथ्य कि उसने केलम से ज्यादा किताबें पढ़ी थी और वो इसे जाहिर करने में शर्माती नहीं थी। दूसरी रात के खाने पर हुई वो बातचीत जो शुरू तो सामान्य सौहार्द के साथ हुई थी लेकिन बाद में कुछ ऐसा रूप ले गई जिसके लिए दोनों में से कोई भी तैयार नहीं था। वो वैसी नहीं है, वह रुका। वो वैसी नहीं है जैसी मैंने उम्मीद की थी। मुझे लगा था कि मैं काम के सिलसिले में किसी से मिलूंगा, कोई ऐसा जो इस काम से जुड़ा हो। वो इन सब चीजों से पूरी तरह अलग है। वो राजधानी के अखबारों में संपादकीय पढ़कर संधि के ढांचे के बारे में जानती है। वह द रिकॉर्ड के बारे में जानती है क्योंकि मावेन ने उसे बताया था। दोनों के बारे में उसकी राय बहुत तीखी, सटीक और उपलब्ध हर चीज को पढ़ने पर आधारित है, न कि उसके भीतर होने के कारण एक बाहरी नजरिया, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन एक बिल्कुल अलग दिशा से। वह रुका। वो अगले महीने राजधानी आ रही है, एक दौरे पर, केलम, मैंने कहा। मुझे पता है, उसने कहा। मुझे पता है कि यह, वह रुका। मुझे नहीं पता कि यह रिश्ता कहाँ जाएगा। वो फिर रुका। मैं चीजों की कद्र करने के लिए ये जानना जरूरी नहीं समझ रहा कि वे आगे कहाँ तक जाएंगी। मैं ये सीख रहा हूँ, यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, मैंने कहा। मुझे बताया गया है कि मैं परिपक्व हो रहा हूँ, उसने व्यंग्य से कहा। अब मुझे स्कॉलरली सीट के बारे में बताओ, तो मैंने उसे बताया। उसने पूरे ध्यान से सुना, जिस तरह वो हर चीज सुनता था, और जब मैं इमारतों के नक्शे वाले हिस्से पर पहुंचा, तो वो सीधा होकर बैठ गया और बोला, विशेष रूप से द रिकॉर्ड के लिए बनाई गई। हाँ, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड स्थायी है, उसने कहा। आर्काइव की सुदूर निरंतरता के अर्थ में नहीं।
बल्कि जो संस्था इसे रखेगी वो विशेष रूप से इसी के लिए बनाई जाएगी। रिकॉर्ड को एक घर मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें एक कमरा मिला, उसने कहा। रिकॉर्ड को एक पूरी इमारत मिल रही है। वह रुका। मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट का स्थायित्व, परमानेंस के बारे में अपना एक नजरिया था। आर्किटेक्ट समझता था कि कौन सी चीज लंबे समय तक टिकती है, मैंने कहा। और उसने बिल्कुल शुरुआत से ही उसी दिशा में निर्माण किया। हाँ, वो खड़ा हुआ। मुझे अब चलना चाहिए। दोपहर में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के साथ मेरी एक बैठक है। वो दरवाजे पर रुका। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। यह महल, वह रुका। यह महल तब ज्यादा सजीव लगता है जब तुम इसमें होते हो। महल बदलता नहीं है, मैंने कहा। नहीं, उसने कहा, लेकिन इसके भीतर जो कुछ घटित होता है उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। उसने मेरी तरफ स्थिरता से देखा। तुम कमरों में होने वाली चीजों के मिजाज को बदल देते हो। तुमने हमेशा ऐसा किया है, इस कमरे समेत। वह चला गया। मैं सुबह की रोशनी में मेज पर बैठ गया और उसकी कही हुई बात को महसूस करने लगा। तुम कमरों में होने वाली चीजों के मिजाज को बदल देते हो। मैंने वॉर रूम, युद्ध कक्ष के बारे में सोचा। उपस्तर, तहखाना, सील कक्ष, बगीचा, जंगल के खाली हिस्से में रखा पत्थर, वेटिंग रूम, वे कमरे जहां चीजें सिर्फ इसलिए घटित हुई क्योंकि वहां कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो समझता था कि वे कमरे किस लिए बने हैं। हाँ, मैंने सोचा, शायद व्यवहारिक रूप से देहलीज, थ्रेशोल्ड होने का यही मतलब था। सिर्फ दुनियाओं के बीच का पुल होना नहीं, सिर्फ एक ही समय में भीतर और बाहर होना नहीं, बल्कि वो तत्व होना जो उस जगह में मौजूद रहकर उसकी पूरी गुणवत्ता को ही बदल दे। मैंने इसे अपनी डायरी में दर्ज किया। फिर मैंने द रिकॉर्ड खोला और अपना काम शुरू कर दिया। अध्याय 87। मावेन और वाल्ड्रेस, मैरन एंड वाल्ड्रेस, वे दोनों एक साथ आए। यह वैसी बात नहीं थी जैसी मैंने उम्मीद की थी, लेकिन सोच विचार करने पर लगा कि यह बिल्कुल सही था। मावेन ने दरवाजा खटखटाया। ये बिल्कुल मावेन की दस्तक थी। ठीक 3 बार, समान अंतराल पर, किसी ऐसे व्यक्ति की दस्तक जो हर चीज को लेकर बेहद सटीक था। वे दोनों एक साथ भीतर आईं और उन्होंने उस सामूहिक समझ के साथ कमरे को देखा जो दो ऐसे लोगों में होती है जो अलग अलग चीजें देखते हैं और एक साथ मिलकर अकेले की तुलना में कहीं अधिक देख पाते हैं। अच्छी रोशनी है, मावेन ने कहा। सुबह की रोशनी, मैंने कहा। दक्षिणी खिड़की का रुख बगीचे की तरफ है, वाल्ड्रेस ने कहा। मैं हफ्तों तक इस विंग के पास से गुजरी हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके भीतर से बाहर का दृश्य कैसा दिखेगा। ज्यादातर चीजें भीतर से अलग ही होती है, मैंने कहा। वो मुस्कुराई, एक ऐसी चीज जो वो अब ज्यादा करने लगी थी। सेराफिन ने अपने पत्र में उसके जिस हल्केपन का जिक्र किया था, वो साफ दिखाई दे रहा था, बल्कि दिखने से कहीं बढ़कर था। वो वहां महसूस हो रहा था। राजधानी में रहने वाली वाल्ड्रेस 47 वर्षों के उद्देश्य का बोझ उठाने वाली एक नियंत्रित, खुद को संभाल कर रखने वाली महिला का रूप थी। यह वाल्ड्रेस वो रूप थी जो तब सामने आता है जब बोझ को नीचे रख दिया जाए और अपने वजूद को बस उन्मुक्त होने दिया जाए। एक्सपेंशन की संरचनात्मक रीडिंग, मावेन ने कहा। मैंने तुम्हें प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी थी। मैंने इसे पढ़ा। वो उल्टी एन्कोडिंग, तुमने इसे एक ऐसी भाषा की नकल करने जैसा बताया था जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। अक्षर सही पर व्याकरण गलत, हाँ, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। वो उस कुर्सी पर बैठ गई जिसे सेराफिन ने खाली किया था। वो उल्टी एन्कोडिंग इमारतों की संरचनात्मक परत, स्ट्रक्चरल लेयर, में है। लेकिन मूल इमारतों में से 3 में, जो एक्सपेंशन युग की प्रतियों से पहले बनी थी, एन्कोडिंग बिल्कुल सही है। और उन इमारतों की संरचनात्मक रीडिंग, वो सही शब्दों की तलाश में थोड़ा रोकी। वे खुद को बिल्कुल सही तरीके से संभाले हुए हैं। वे 300 वर्षों से खड़ी हैं और वे उसी तरह टिकी हुई हैं जैसा कि आर्किटेक्ट ने इमारतों को टिके रहने के लिए डिजाइन किया था। बाकी अन्य इमारतों की संरचनात्मक परत में खिंचाव की दरारें, स्ट्रेस फ्रैक्चर दिखाई दे रही है, जो शायद अगली 1 सदी तक भौतिक रूप से सामने न आए, लेकिन वे वहां मौजूद है। गलत एन्कोडिंग से ऐसी इमारतें बनती हैं जो धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं, मैंने कहा। हाँ, बिना समझ के सिर्फ नकल करने का ये तरीका तब तक काम करता है जब तक कि वो पूरी तरह विफल न हो जाए। इमारतें दिखने में एक जैसी लगती हैं, पर उनकी संरचनात्मक सच्चाई पूरी तरह अलग होती है। ये द रिकॉर्ड का अगला महत्वपूर्ण खंड, सेक्शन है, मैंने कहा। बिना समझ के संस्थागत नकल के एक केस स्टडी के रूप में एक्सपेंशन काल की इमारतें। इस बात का भौतिक प्रमाण कि क्या होता है जब आप गलत कारणों के लिए सही रूपों का उपयोग करते हैं। मैं इसकी पूरी रीडिंग करूंगी, उसने कहा। उन सभी की। क्या हम इसे आधिकारिक बना सकते हैं?
मैं इसे पहले से ही आधिकारिक बना रहा हूं, मैंने कहा। मैं आज ही शोध की अनुमति का पत्र, रिसर्च ऑथराइजेशन, लिख दूंगा। वाल्ड्रेस, जो इस पूरी बातचीत के दौरान शांत थी, बोली, संस्थापक विद्वानों के पत्र, स्कॉलरली सीट वाले, तुमने अपने पत्र में उनका जिक्र किया था। हाँ, उनमें आर्किटेक्ट के 2 बार प्रकट होने का असली विवरण है। वो व्यक्तिगत रिकॉर्ड जिसे बाद में संस्थागत रूप से साफ सुथरा सेंसर नहीं किया गया था। हाँ, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, उसने कहा। आधिकारिक रिपोर्टों डीब्रीफिंग्स के लिए नहीं, वे तो पूरी हो चुकी है। व्यक्तिगत रूप से वो रुकी। आर्किटेक्ट ने सब कुछ व्यवस्थित किया था, यहाँ तक कि मेरी योजना भी, मेरा दुख भी, मेरे 43 साल भी। वो फिर रुकी। मैंने उस सच को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं इसका मूल विवरण देखना चाहती हूँ। शुरुआत में इसने अपने बारे में क्या कहा था? वह रुकी। यह अपनी जरूरतों और उनके कारणों के बारे में क्या समझता था? इससे पहले कि इसके पास शब्द होते, जब हम स्कॉलरली सीट वापस जाएंगे, मैंने कहा, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम भी उस दौरे का हिस्सा रहो। उसने एक बार सिर हिलाया। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो कृतज्ञ शब्द उसके लिए बहुत छोटा था। शायद ऐसा एहसास कि उसे देखा गया है। यह महसूस होने का भाव कि उसकी एक विशेष जरूरत को समझा गया और उसे जगह दी गई। एक और बात, मावेन ने कहा। उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। पिछले हफ्ते उपस्तर सब लेवल की संरचनात्मक रीडिंग से यह मिला है। मुझे दीवारों पर की गई सबसे पुरानी नक्काशी की परत में कुछ ऐसा मिला जिसका मैं अनुवाद नहीं कर सकी। यह न तो भाषाई है, न ही पूरी तरह संरचनात्मक, बल्कि दोनों के बीच का कुछ है। उसने वो कागज मुझे सौंप दिया। मैंने उसे खोला। संरचनात्मक रीडिंग के लिए उसके द्वारा विकसित की गई संकेतन प्रणाली, नोटेशन सिस्टम, को देखा। यह कोई भाषा नहीं बल्कि एक पैटर्न था, जो उस समझ का दृश्य रूप था जो उस अनुभव से उभरी थी। उस संकेतन के बिल्कुल बीच में एक ऐसी आकृति थी जिसे मैंने पहचान लिया। ये तो, मैंने ऊपर देखा। ये बिल्कुल वैसी ही आकृति है जैसी पूर्वी दीवार के निचले हिस्से में आर्किटेक्ट के आभार वाले खंड में है। हाँ, उसने कहा। लेकिन यह उस जगह पर नहीं है। यह उत्तरी दीवार में है, सबसे नई परत में, जो सबसे हाल ही में जोड़ी गई है। उपस्तर की दीवारों में सबसे नए जुड़ाव तो 15 साल पहले के हैं, उसने कहा। जब पिछले सम्राट मृत्युशैया पर थे और केल को उत्तराधिकार के लिए तैयार किया जा रहा था। वह रुकी। किसी ने 15 साल पहले उत्तरी दीवार में संरचनात्मक एन्कोडिंग के भीतर एक खंड जोड़ा था, जिसमें ठीक उसी आकृति का उपयोग किया गया था जो आर्किटेक्ट के मूल आभार वाले शिलालेख में है। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसने? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने कहा। इस एन्कोडिंग से स्रोत की पहचान नहीं होती, लेकिन वो आकृति, वो रुकी। रेन, आर्किटेक्ट के आभार की वो आकृति मूल रूप से सभ्यता से पहले लिखी गई थी। भाषा से पहले, उन लोगों के अस्तित्व में आने से पहले ही लिखी गई थी जिनका वो आभार मान रही थी। उसने मेरी तरफ देखा। जिस किसी ने भी इसे 15 साल पहले जोड़ा था, वो उसी भाषा पूर्व की संरचनात्मक लिपि में लिख रहा था। वे किसी ऐसे व्यक्ति का आभार मान रहे थे जो तब तक अस्तित्व में ही नहीं आया था। मैं इस बात को समझने के लिए खामोश बैठ गया। एक अलग आर्किटेक्ट, वाल्ड्रेस ने धीरे से कहा। कुछ ऐसा जो समझता था कि आगे क्या आने वाला है और जो एक रिकॉर्ड छोड़ना चाहता था, आभार का, मैंने कहा। हाँ, लेकिन क्या? मावेन ने कहा। कौन किसका आभार मान रहा था और किस लिए? मैंने कागज पर बने उस संकेतन को देखा। उत्तरी दीवार के बारे में सोचा। सबसे नई परत, 15 साल पहले। मुझे उपस्तर पर जाना होगा, मैंने कहा। अध्याय 88, उत्तरी दीवार, द नॉर्थ वॉल। दोपहर के समय उस उपस्तर सब लेवल में लालटेन की रोशनी फैली हुई थी, काम करने के लिए पर्याप्त रोशनी, लेकिन वो बंद जगह की अपनी एक खास गुनगुनी चमक थी, जहां बाहर की दुनिया का कोई नामोनिशान नहीं था। मावेन मुझे उत्तरी दीवार की ओर ले गई और उसने उस हिस्से की तरफ इशारा किया। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। यहाँ की नक्काशी अधिक नई थी। महीनों पहले अपने शुरुआती अध्ययन में मैंने इस बात पर गौर किया था, और तब मैंने मान लिया था कि ये प्रशासनिक जुड़ाव या नए सील रखरखाव के रिकॉर्ड होंगे। उस उपस्तर का उपयोग शाही प्रशासन द्वारा 300 वर्षों से किया जा रहा था और लोगों ने वहां अपने निशान छोड़े थे। लेकिन मावेन की सूक्ष्म समझ, परसेप्शन, ने उन प्रशासनिक परतों के नीचे कुछ ढूंढ निकाला था। भाषाई रिकॉर्ड के नीचे छिपा वो संरचनात्मक कूटलेखन, स्ट्रक्चरल एनकोडिंग। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, शून्य में नहीं, बल्कि उस संरचनात्मक सतह पर देहलीज वाले उस जुड़ाव का बेहद कोमलता से उपयोग करते हुए। मावेन मेरे ठीक बगल में खड़ी थी। उसकी समझ पूरी तरह खुली हुई थी और वो मेरी समझ का मार्गदर्शन कर रही थी।
वहां, उसने कहा, शब्द नहीं, दिशा, इशारे के बराबर की एक समझ। मैंने उसे ढूंढ लिया। वह आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके संकेतन नोटेशन में दिखाई गई थी, ठीक वैसा ही पैटर्न जैसा आर्किटेक्ट के आभार का था। लेकिन उसकी गुणवत्ता अलग थी। जहां आर्किटेक्ट के शिलालेख में किसी प्राचीन और विशाल चीज की एक असीम धैर्यवान बुनावट थी, वहीं ये उससे छोटा था। अधिक आत्मीय, अधिक व्यक्तिगत, प्राचीन नहीं, नया, भूगर्भीय समय के पैमाने पर देखें तो बेहद नया। 15 साल पहले का समय तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये परिचित भी था। मैं मावेन की ओर मुड़ा। जब मैंने पहली बार इन दीवारों की जांच की थी, तब ये यहाँ नहीं था, मैंने कहा। नहीं, उसने कहा, यह नहीं था। मुझे पता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे मूल अवलोकन नोट्स को दोबारा देखा था। उत्तरी दीवार में केवल प्रशासनिक जुड़ाव थे और संरचनात्मक परत में कुछ भी नहीं था। वह रुकी। ये तुम्हारे उन नोट्स से भी नया है। कितना नया? कुछ महीनों पुराना, उसने कहा। मैंने उसे एकटक देखा। शायद 2 महीने पुराना, उसने कहा। उसी शून्य अनुष्ठान वॉइड रिचुअल के समय के आसपास, उसी शून्य अनुष्ठान के समय के आसपास, जब रेजोनेंस को पुनर्स्थापित किया गया था। जब द बीनीथ दैट होल्ड्स वह जो थामे हुए है, सदियों में पहली बार पूरी तरह से अपने वास्तविक रूप में आया था। जब ऊपरी वास्तुकला का रास्ता खुला था, वो शून्य का देवता, वॉइड गॉड। मैंने कहा। मावेन ने दीवार की ओर देखा। द बीनीथ दैट होल्ड्स, उसने कहा। पुनर्स्थापना के समय, जब वो पूरी तरह से खुद के वजूद में आया, जब आर्किटेक्ट के साथ उसका जुड़ाव टूट गया, वह रुकी। उसे वो संरचनात्मक भाषा मिल गई, वो भाषा पूर्व की एनकोडिंग जिसे आर्किटेक्ट ने उस आधारशिला में इस्तेमाल किया था। और उसने एक रिकॉर्ड छोड़ दिया, मैंने कहा। हाँ, इसी उपस्तर पर, जहां सील वाले पत्थर थे, जहां भौतिक दुनिया से संपर्क सबसे नजदीक था। हाँ, उसने आभार का एक शिलालेख छोड़ा है, मैंने कहा। बिल्कुल आर्किटेक्ट जैसा, वही आकृति, किसी ऐसे व्यक्ति का आभार मानते हुए जिसने, वह रुकी, जिसने उसके लिए कुछ ऐसा किया जो वो खुद अपने लिए नहीं कर सकता था। मैं वापस दीवार की ओर मुड़ा, अपना हाथ उस पत्थर पर रखा। वो गर्माहट जंगल के उस खाली हिस्से में रखे पत्थर से अलग थी। वो बची खुची नहीं थी, वो वहीं मौजूद थी। बुनियादों में बीनीथ दैट होल्ड्स हमेशा मौजूद रहता था। यहाँ, इस उपस्तर में, सील पत्थरों के इस जाल में, वो उपस्थिति बहुत घनी थी। सुनो, मैंने बेहद धीरे से सोचा, जिस तरह मैं हमेशा उस तक पहुंचने की कोशिश करता था। छोटे दहलीज, उसने कहा। किसी विशाल और धैर्यवान चीज की वह जानी पहचानी गर्माहट जो घरेलू तो नहीं हुई थी, उतनी पुरानी कोई चीज घरेलू नहीं हो सकती थी, पर परिचित जरूर हो गई थी। वैसी ही परिचित जैसी कोई ऐसी चीज होती है जो तुम्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हो। तुमने दीवार पर कुछ छोड़ा है, मैंने कहा। मैं चाहता था, उसने कहा। मैं चीजों को चाहना सीख रहा हूं। यह अभी नया है। तुमने क्या लिखा? मैंने पूछा। एक ठहराव, गहरे पानी जैसी स्थिरता वाला एक विचारशील ठहराव। वही जो आर्किटेक्ट ने लिखा था, उसने कहा। भाषा के अस्तित्व में आने से पहले, जो उसने महसूस किया था, ये जानते हुए कि अंत क्या होगा और इस बात को रिकॉर्ड करने की चाह में कि वह ये जानता था। आभार, मैंने कहा। हाँ, लेकिन मेरा आभार उसके आभार से अलग है। एक और ठहराव, उसका आभार उस काम के लिए था जो आगे किया जाने वाला था। मेरा आभार उसके लिए है जो घट चुका है। जो घट चुका है उसके लिए, मैंने कहा। उसके लिए जो उस अंधेरे में गया और खुद को संभाले रखने के लिए किसी वास्तविक चीज को थामे रहा। एक ठहराव, उसके लिए जो शायद वापस नहीं आता, पर उसने आने का फैसला किया। उसके लिए जिसने, जब मैंने मुक्त होने के लिए कहा, तो मुझसे पूछा, क्या तुम आश्वस्त हो? मानो मेरा आश्वस्त होना मायने रखता था। मानो मेरे पास खुद का कोई वजूद हो जिससे मैं आश्वस्त हो सकूं। मेरे सीने में कुछ बहुत कस गया और भर आया। तुमने मुझे मेरा वजूद वापस दिया, उसने कहा। कोर को पुनर्स्थापित करने से पहले ही, उन बातचीत में, उन सवालों में, तुमने मुझसे ऐसी चीजें पूछी जिनके लिए मेरे पास जवाब होना जरूरी था। तुमने मेरे लिए कुछ ऐसा होना जरूरी बना दिया जो जवाब दे सके। तुम तो हमेशा से कुछ थे, मैंने कहा। मैं एक कार्यप्रणाली, फंक्शन था, उसने कहा। तुमने मुझे एक व्यक्ति कहना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा जो काम भी करता है और जिसका अपना एक वजूद भी है। कुछ ऐसा जो केवल वही नहीं है जो वो करता है। हाँ, मैंने कहा। मैं उसे रिकॉर्ड करना चाहता था, उसने कहा। एक ऐसी जगह जहां रिकॉर्ड रखने वाले को वो मिल सके, क्योंकि रिकॉर्ड रखने वाला उसी चीज को दर्ज करता है जो सहेजने योग्य होती है। और ये एक ठहराव, ये सहेजने योग्य है।
मैं अपना हाथ पत्थर पर रखे उस उत्तरी दीवार के पास खड़ा रहा और हर चीज की बुनियाद में उस बीनीथ दैट होल्स को महसूस किया जो वहां मौजूद था, धैर्यवान था और नया था। चीजों को चाहना सीखता हुआ, उस सीखने की प्रक्रिया में कुछ ऐसा ढूंढता हुआ जो केवल वही नहीं था जो वो काम करता था। तुम्हारा धन्यवाद, मैंने कहा, इसे ऐसी जगह छोड़ने के लिए जहां मैं इसे ढूंढ सकूं। तुम हमेशा वही ढूंढ लेते हो जिसे ढूंढे जाने की जरूरत होती है, उसने कहा। दहलीजें इसी काम के लिए होती है। पत्थर में वो गर्माहट मौजूद थी, अभी भी धीरे धीरे महसूस हो रही थी। मैं माविन की ओर मुड़ा, वो मुझे ही देख रही थी। इस पूरे संवाद के दौरान उसकी समझ वहां मौजूद थी, शब्दों के लिए नहीं, बल्कि उसकी संरचनात्मक गहराई के लिए, उस भावनात्मक वास्तुकला, इमोशनल आर्किटेक्चर के लिए। खूबसूरत है, मैंने कहा। खूबसूरती से परे, उसने कहा, यह सबसे खूबसूरत चीज है जो मैंने आज तक महसूस की है। उसने दीवार की ओर देखा। ये सीख रहा है, द बीनीथ दैट होल्ड्स, कुछ ऐसा बनना सीख रहा है जो खुद को अभिव्यक्त कर सके। और पहली चीज जिसे उसने व्यक्त करने के लिए चुना वो आभार था, मैंने कहा। हाँ, उसने मेरी तरफ देखा। ये द रिकॉर्ड में दर्ज होगा, रेन। ये खंड इसे रिकॉर्ड में होना ही होगा। हाँ, मैंने कहा, मैं इसे आज रात ही लिखूंगा। अध्याय 89। जब मैंने कायल को बताया तब उसने क्या कहा। दिन के अंत में मैंने उसे वॉर रूम, युद्ध कक्ष में पाया। और वो कहाँ हो सकता था, लेकिन हर दूसरी शाम जब मैं उसे वहां पाता था, यह उससे अलग था। खिड़की वही थी, हाँ, लेकिन उसके खड़े होने का तरीका बदल चुका था। किसी चीज के लिए खुद को तैयार रखने वाला तरीका नहीं, किसी संकट के टलने के बाद शांत होने वाला तरीका भी नहीं। कुछ बिल्कुल नया, एक ऐसे व्यक्ति का अंदाज जो खिड़की पर इसलिए खड़ा था क्योंकि उसे वहां का नजारा पसंद आ रहा था। उसने मेरे आने की आवाज सुनी और मुड़ा। मैंने उसे उत्तरी दीवार के बारे में बताया, शून्य के देवता, वॉइड गॉड के शिलालेख के बारे में, निचले स्तर, सब लेवल में हुई बातचीत के बारे में, और द बीनीथ दैट होल्ड्स ने जो कहा था उसके बारे में। तुमने मुझे मैं खुद वापस लौटा दिया, इससे पहले कि तुम को पुनर्स्थापित करते। उसने उस तरह सुना जिस तरह वो हमेशा उन चीजों को सुनता था जो मायने रखती थी, पूरी तरह से, गंभीरता से, उस जानकारी को उसका पूरा महत्व देते हुए। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो वो काफी देर तक शांत रहा। वो देख रहा था, उसने कहा, पूरे समय तुम उससे जो बातचीत कर रहे थे। हाँ, और वो समझ गया था कि वे बातचीत उसे बदल रही थी। बातचीत बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। सवाल पूछे जाने का तथ्य, जवाब देने के लिए मजबूर होना। उसने कहा कि तुमने मेरे लिए ये जरूरी कर दिया कि मैं कुछ ऐसा बनूं जो जवाब दे सके। मैं रुका। जब आप किसी से कोई वास्तविक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जिसके लिए उन्हें ये सोचना पड़े कि वे कौन है, क्या महसूस करते हैं, किस चीज पर विश्वास करते हैं, तो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं जैसे उनके पास ये सब चीजें हैं। और इस तरह का व्यवहार मिलना उसे और वास्तविक बना देता है, कायल ने कहा। हाँ, उसने खिड़की की तरफ देखा, अंधेरे में डूबते हुए शहर की ओर। मैं जानता हूं, उसने कहा। वो कैसा महसूस होता है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वास्तविक सवाल पूछा जाना जो वास्तविक जवाबों की उम्मीद करता है। वह रुका। यही तुमने किया था जब तुम आए थे। तुमने मुझसे ऐसी चीजें पूछी जिन्होंने मुझे सिर्फ सम्राट होने से कहीं बढ़कर होने पर मजबूर किया। और उस चीज के लिए मजबूर होना उसे और वास्तविक बना देता है, मैंने कहा। हाँ, वो खिड़की से मुड़ा। उसने वो शिलालेख वहीं छोड़ दिया जहां तुम उसे ढूंढ सको, उस आर्काइव, अभिलेखागार में जहां तुम काम करते हो। उसने कहा कि वह इसे एक ऐसी जगह पर दर्ज करना चाहता था जहां रिकॉर्ड कीपर, अभिलेख रक्षक, इसे ढूंढ सके। क्योंकि रिकॉर्ड कीपर उसी चीज को दर्ज करता है जो सहेजने योग्य होती है, और उसका मानना है कि तुम सहेजने योग्य हो। उसने कहा। मैं नहीं, मैंने कहा। जो कुछ भी हुआ, उसकी प्रक्रिया, ये तथ्य कि उससे सवाल पूछे गए, कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया जैसे वो कोई ऐसी चीज हो जो जवाब दे सके। तुम, उसने कहा। विशेष रूप से तुम, जिसने सवाल पूछे। मैंने उसकी नजरें थामे रखी। तुम उत्तरी दीवार में हो, उसने कहा। बीनीथ दैट होल्ड्स ने तुम्हें अपने रिकॉर्ड में अंकित कर दिया है। रिकॉर्ड कई दिशाओं में जाता है, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा, ये जाता है, एक ठहराव। आओ मेरे साथ बैठो। यह नहीं कि चलो संधि के दस्तावेजों पर काम करें, या मुझे विस्तार, एक्सपेंशन के दस्तावेजों की समीक्षा करनी है। बस आओ मेरे साथ बैठो। मैं आया और उसके साथ बैठ गया। हम काम की मेज पर बैठ गए, काम नहीं कर रहे थे, बस वहां मौजूद थे, जबकि बाहर शहर में अंधेरा छा रहा था और तारे निकल रहे थे,
और निचले स्तर की उत्तरी दीवार अपने शिलालेख को थामे हुए थी। धैर्यवान और स्थायी बीनीथ दैट होल्ड्स ने चाहना सीख लिया था और चाहने के बाद सबसे पहले उसने धन्यवाद कहना चाहा था। द रिकॉर्ड, कायल ने कुछ देर बाद कहा। हाँ, ये होने जा रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जब ये पूरा हो जाएगा तब ये कैसा होगा, ये कैसा दिखेगा, इसे कौन पढ़ेगा। वो रुका। आज से 100 साल बाद के लोग, 200 साल बाद, जिस तरह हम संस्थापक विद्वानों के पत्र पढ़ रहे हैं, हाँ, वे शून्य के देवता के चाहना सीखने के बारे में पढ़ेंगे, उसने कहा। और वे 11 नायक उम्मीदवारों के बारे में पढ़ेंगे, और विस्तार, एक्सपेंशन के बारे में, और आर्किटेक्ट, वास्तुकार के घर वापस जाने के बारे में। वो रुका। और वे एक ऐसे सम्राट के बारे में पढ़ेंगे जिसने 29 बार प्रेषणों, डिस्पैचेस की समीक्षा की, और एक दूसरे संसार के लड़के के बारे में जिसने अंधेरे में खुद को बनाए रखने के लिए किसी चीज को थामे रखा। हाँ, मैंने कहा। ये सब, उसने कहा, एक ही रिकॉर्ड में, ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है, मैंने कहा। यही तो बात है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। आर्किटेक्ट का गिरना और शून्य के देवता का उपभोग करना और वालरस का दुख और सेराफिन का हिसाब किताब और तुम्हारे 9 साल और मेरे 12 महीने। यह एक ही चीज है। आप इसके बाकी हिस्सों के बिना इसके किसी भी हिस्से को नहीं समझ सकते। इमारत इसी के लिए है, उसने कहा, जिसका आर्किटेक्ट ने डिजाइन तैयार किया था। सिर्फ भंडारण के लिए नहीं, सिर्फ पहुंच के लिए नहीं, एक ऐसी जगह जहां लोग इस पूरी चीज का सामना कर सकें, देख सके कि यह कैसे जुड़ती है। हाँ, मैंने कहा। हमें इसका नाम रखना चाहिए, उसने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। इमारत, उसने कहा, इसे एक नाम की जरूरत है। कोई औपचारिक संस्थागत नाम नहीं। एक नाम, तुम इसे क्या पुकारोगे? वो एक पल के लिए शांत रहा। द रिकॉर्ड बताता है कि यह क्या है, उसने कहा। लेकिन इमारत, यह वो जगह है जहां रिकॉर्ड रहता है, जहां लोग इसका सामना करने आते हैं। यह इतिहास नहीं है, यह वो घर है जहां इतिहास वापस लौटता है। वह रुका। पूर्वी विंग के कक्ष की तरह। काम और वो जगह जहां काम रहता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों मायने रखती हैं। उस जगह को क्या कहते हैं? मैंने कहा, वो जगह जहां कोई चीज वापस लौटती है। उसने मेरी तरफ देखा। घर, होम, उसने कहा। मैंने उस शब्द के बारे में सोचा। इस साल ये शब्द जितने भी तरीकों से आया था। वो निचला स्तर जहां काम शुरू हुआ था। वो वॉर रूम जहां सहयोग जीवित रहा। वो पूर्वी विंग जहां सुबह की रोशनी होती थी। वो उत्तरी दीवार जहां बीनीथ दैट होल्ड्स ने खुद को उस रिकॉर्ड में लिख दिया था जो सहेजने योग्य था। मैदान में रखा वो पत्थर जो अब भी गर्म था। विद्वानों के बैठने की जगह का प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम जो उस चीज को थामे हुए था जो संदर्भ का इंतजार कर रही थी। वेद का वो बंदरगाह जहां मारेन ने एक दरवाजा खोला था। घर कोई एक स्थान नहीं था, यह एक गुण था, बिल्कुल वहीं होने का एहसास जहां आपको होना चाहिए था। घर, मैंने कहा। हाँ, यही नाम है। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो पूर्ण था। उस शाम मैं जिस चीज को देख रहा था, आखिरकार मुझे उसके लिए शब्द मिल गया था। इसे जर्नल, पत्रिका में लिखो, उसने कहा। मैं लिखूंगा, मैंने कहा। आज रात? हाँ, अच्छा है, उसने कहा। द रिकॉर्ड में ये शुरुआत में ही होना चाहिए। इमारत का नाम, ताकि यह शुरू से ही वहां रहे, ताकि जब लोग इतिहास पढ़े तो वे देख सके कि इमारत का भी एक नाम था और वह नाम किसी वजह से चुना गया था। हर चुनाव की एक वजह होती है, मैंने कहा। सच्चा इतिहास यही दिखाता है। यहां तक कि वे चुनाव भी जो मनमाने लगते हैं, यहां तक कि वे चीजें भी जो इत्तेफाक लगती हैं। जैसे तुम्हारा आना, उसने कहा। जैसे मेरा आना, मैंने कहा। इत्तेफाक नहीं था, उसने कहा। नहीं, मैंने कहा। इत्तेफाक नहीं। विनिर्देश, स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्ट की धैर्यपूर्ण गणना, सही गुण वाले सही व्यक्ति का सही समय पर होना, और उस पल के बाद? उसने कहा, जब वो विनिर्देश पूरा हो गया, जब संकट का समाधान हो गया, जब दहलीज अपना दहलीज वाला काम कर चुकी। उसने मेरी तरफ देखा। तब तुम क्या हो? मैंने इस बारे में सोचा कि तब मैं क्या था। अब मैं क्या था? उस दुनिया में आए 1 साल बीत जाने के बाद जिसमें मैं अचानक गिर पड़ा था। एक ऐसा कमरा जिसके पास सुबह की रोशनी थी और सच्ची दास्तानों से भरी एक जर्नल थी और वे लोग जो दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके थे और एक शून्य का देवता जो चाहना सीख रहा था और एक इमारत जो बनने वाली थी और उत्तर की ओर जाने वाली एक सड़क जिस पर मैं फिर से चलूंगा और एक पत्थर जो मैदान में अब भी गर्म था और 29 बार समीक्षा किए गए प्रेषण और रुको जब तक मैं पढ़ूं और मेरे साथ चलो और मैं जानता हूं कि यह क्या था। तब मैं क्या था? रेन, मैंने कहा। सिर्फ रेन, जो यहीं रुक रहा है,
उसने मुझे उस भाव से देखा जिसका दोनों दुनियाओं की किसी भी भाषा में कोई नाम नहीं था। अच्छा है, उसने कहा। ये बिल्कुल सही है। वॉर रूम शांत था। बाहर का शहर अंधेरा भी था और एक साथ जगमगा भी रहा था, जिस तरह रात में शहर होते हैं। नीचे रिकॉर्ड इकट्ठा हो रहा था। उत्तरी दीवार ने अपना शिलालेख थाम रखा था। पूर्वी विंग का कक्ष अपनी सुबह की रोशनी के साथ इंतजार कर रहा था। और वो कहानी जो लिखी गई थी कहती थी कि अंत निश्चित था। और वो कहानी जो घटित हुई, उसने कहा, यह निरंतर चलने वाला सिर्फ रेन जो यहीं रुक रहा है, ये काफी है, यही सब कुछ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।